हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है हमारे पास कक्षा 9 का विज्ञान। और बेटे कक्षा 9 के विज्ञान में हमें आज बायोलॉजी स्टार्ट करनी है। ठीक है। कक्षा 9 के विज्ञान में हमें स्टार्ट करनी है। कक्षा 9 के विज्ञान में हमें स्टार्ट करनी है बायोलॉजी। और ये हमारे विज्ञान वाले जो एनसीईआरटी की बुक है उसका लेसन नंबर 5 है, अध्याय नंबर 5 है। और हमारे अध्याय का नाम है जीवन की मौलिक इकाई। यानी हमें इसमें पढ़ना है कोशिका के बारे में। हम इसमें जंतु कोशिका और पादप कोशिका अर्थात वनस्पति कोशिका दोनों के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। और ये वीडियो लेक्चर एक वन शॉट वीडियो है। ये क्या है? वन शॉट वीडियो। यानी पूरे चैप्टर को हम एक ही वीडियो में डिस्कस करेंगे। और ये चैप्टर उन सभी बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट है जो क्लास 9th के हैं, क्लास 10th के हैं, और 11th और 12th के उन बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट है जिनके पास बायोलॉजी है और उन्हें सेल का एक फास्ट रिवीजन लेना है। तो 11वीं और 12वीं के बच्चों के लिए कोशिका का एक बहुत तेजी से रिवीजन करने के लिए बहुत काम का वीडियो है ये वन शॉट वीडियो। और बीएससी के उन बच्चों के लिए बहुत काम का है जिन्हें बॉटनी और जूलॉजी दोनों जिनके पास सब्जेक्ट हैं और उन्हें सेल का एक फास्ट रिवीजन लेना है। ठीक है बेटे, तो स्टार्ट करते हैं जल्दी से। मैं जहां जहां आपको कहता रहूंगा आप स्क्रीनशॉट लेते रहना बस। पहले तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, एक ले लिया स्क्रीनशॉट। तो इसमें हमें सबसे पहले बात करनी है बेटे कोशिका के बारे में। तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि कोशिका की खोज किस प्रकार हुई। कोशिका की खोज, सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लो एक। ले लिया? ठीक है। बात करेंगे हम कोशिका की खोज की। आपने वैसे पहले भी पढ़ रखा होगा कि कोशिका की खोज करी थी रॉबर्ट हुक ने। ये जो आपको यहाँ चित्र दिखाई दे रहा है ये रॉबर्ट हुक हैं। और इन्होंने क्या करा था, लकड़ी का जो कॉर्क होता है, लकड़ी, ठीक है, कॉर्क का मतलब होता है ऐसा जैसे बोतल के ऊपर यदि ढक्कन ना हो और ढक्कन को उठा के उसमें जो डार्ट लगा दी जाती है ना, पहले लोग ऐसे ही करते थे, बोतल जो है उसमें डार्ट लगाते थे। और लकड़ी की भी आती है डार्ट लगाने के लिए, रबड़ की भी। तो उस डार्ट को हम कहते हैं कॉर्क। तो क्या हुआ, उन्होंने क्या काम करा, रॉबर्ट हुक ने एक लकड़ी की कॉर्क ली और कॉर्क की एक पतली सी स्लाइस काट ली। स्लाइस जैसे आप स्लाइस काटते हो प्याज की, ठीक है, आप स्लाइस काटते हो जो हम ना उसमें इस्तेमाल करते हैं ना, सलाद में इस्तेमाल करते हैं, जैसे खीरे की स्लाइस काट ली आपने, मूली की स्लाइस काट ली। तो उन्होंने इसी तरीके से एक स्लाइस काटी, किसकी? लकड़ी के कॉर्क की। और स्लाइस काट के अपनी सूक्ष्मदर्शी बनाई एक, मतलब रैंडम सूक्ष्मदर्शी, जिसे आप कह सकते हो अनगढ़ सूक्ष्मदर्शी, अपने आप बनाई थी इन्होंने एक अपनी बनाई हुई सूक्ष्मदर्शी से ही उस लकड़ी की कॉर्क को जब इन्होंने देखा तो उन्हें कुछ ऐसा दिखाई दिया जैसा ये है, जैसे कोई मधुमक्खी का छत्ता हो, या फिर हम इसे ऐसे बना सकते हैं। और उस मधुमक्खी के छत्ते में बहुत सारे छोटे छोटे ये कक्षक, चैम्बर या कोष उन्हें नजर आए। इस छोटे से कोष को या कमरे को कहा कहते हैं सेल्यूला। बहुत छोटा जो कमरा होता है, बहुत छोटी जगह होती है ना, कंजेस्टेड रूम, उसे हम कहते हैं सेल्यूला। जैसे आपने सुना होगा सेल्यूलर जेल का नाम तो सुना होगा, सेल्यूलर जेल। सेल्यूलर जेल का नाम सेल्यूलर जेल इसलिए है क्योंकि उसमें कैदियों को बंद करके रखने के लिए जो कमरे हैं ना वे बहुत छोटे छोटे हैं, बहुत ही छोटे, कंजेस्टेड। ठीक है। तो उन्हें छोटे छोटे ये इस तरीके के कमरे दिखाई दिए जैसे मधुमक्खी के छत्ते में होते हैं छोटे छोटे से पार्ट्स। और उस छोटे से कमरे को हम कहते हैं सेल्यूला। इसी के नाम पर रॉबर्ट हुक ने इसका नाम रखा था सेल। कि हर एक जितने भी पेड़ पौधे हैं या जितने भी जीव जंतु हैं उनका शरीर एक छोटे छोटे कमरों से, कक्षकों से, कोषों से मिलकर बना हुआ है। और उस एक कक्षक को, एक कमरे को, एक कोष को हम कहते हैं सेल या कोशिका। ठीक है। तो कोशिका की खोज के बारे में आपको ये वाला चित्र तो बनाकर आना है एग्जाम में, इसे तो आप बना नहीं सकते। और लिखना क्या है, सन 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने जब लकड़ी के कॉर्क को सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा तो उन्होंने वह कॉर्क मधुमक्खी के छत्ते के समान, उनको वह कॉर्क किसके समान दिखाई दिया? मधुमक्खी के छत्ते के समान दिखाई दी, जिसमें अनेक छोटी छोटी कोठरी दिखाई दी। कोठरी का मतलब छोटे कमरे।
इनको सेल्यूला के नाम पर रॉबर्ट हुक ने सेल या कोशिका नाम दिया। तो कोशिका की खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? रॉबर्ट हुक। ध्यान रखोगे। अब यहाँ एक नोट है, इसे भी ध्यान रखना है आपको। देखो, इस प्रयोग में जब इन्होंने कोशिका की खोज करी थी, रॉबर्ट हुक ने अपनी बनाई हुई सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किया था। तो रॉबर्ट हुक ने जो सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किया था इस लकड़ी के कॉर्क को देखने के लिए, वो सूक्ष्मदर्शी रॉबर्ट हुक ने खुद बनाई थी अपने आप। ठीक है बेटे, चलो स्क्रीनशॉट तो ले लिया था, आगे चलते हैं। चलो अब आप एक स्क्रीनशॉट लो, ले लो स्क्रीनशॉट, ले लिया। हम यहाँ बात करेंगे, यहाँ तो हम करेंगे वर्ष की बात और यहाँ वैज्ञानिक की बात, कि उस वर्ष किस वैज्ञानिक ने कौन सी खोज की। मतलब कोशिका के क्षेत्र में जो खोजें हुई उनसे संबंधित हमने यहाँ तो वर्ष की बात करेंगे और यहाँ वैज्ञानिक की और यहाँ खोज की बात। जैसे 1665 में रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज करी थी। सबसे इंपॉर्टेंट खोज तो यही थी। 1665 में रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज करी? कोशिका की। फिर 1670 में ल्यूवेन हॉक आए। ल्यूवेन हॉक ने क्या बताया? एक कोशिकीय जंतु, पादप व जीवाणु को सूक्ष्मदर्शी से देखा। तो ल्यूवेन हॉक ने एक कोशिकीय जंतु, जैसे अमीबा और पैरामीशियम होते हैं ना, एक कोशिकीय जंतु, पादप व जीवाणु को सूक्ष्मदर्शी से देखने वाले सबसे पहले वैज्ञानिक थे ल्यूवेन हॉक। ठीक है। उसके बाद 1671 में मार्सेलो मालपीघी आए। इन्होंने पादप कोशिकाओं का अध्ययन किया। इन्होंने क्या करा? पादप कोशिकाओं का अध्ययन। पादप कोशिकाएं समझते हो? पादप माने पेड़ पौधे यानी वनस्पति। वनस्पति की कोशिकाओं का अध्ययन करने वाले सबसे पहले वैज्ञानिक थे मार्सेलो मालपीघी। 1770 में वैज्ञानिक आए विल्सन। इन्होंने बनाया था बेटे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी बनाने वाले वैज्ञानिक कौन थे? विल्सन थे। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी वो होती है जो आपकी प्रयोगशाला में रखी होती है। आपकी जो विज्ञान की प्रयोगशाला है उसमें संयुक्त सूक्ष्मदर्शी रखी होगी जरूर। ठीक है। उसके बाद 1838 में स्लीडेन आए। स्लीडेन ने पादप कोशिका सिद्धांत दिया कि पेड़ पौधों की कोशिकाएं कैसी होती हैं, उनके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। ठीक है। फिर 1839 में स्वान आए। इन्होंने जंतु कोशिका सिद्धांत दिया। तो कोशिका सिद्धांत देने वाले ये दो वैज्ञानिक थे, स्लीडेन और स्वान। इन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया था। स्लीडेन ने तो पादप कोशिका का सिद्धांत दिया था, स्वान ने जंतु कोशिका का। फिर 1932 में आए नॉल एवं रुस्का। इन्होंने बनाई थी इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी। तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी आपकी प्रयोगशाला में नहीं होगी क्योंकि बहुत महंगी है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी करोड़ों रुपए की होती है, तो वो तो हर एक विद्यालय में नहीं उपलब्ध कराई जा सकती। हमारे विद्यालय में तो ये है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। आपने जरूर देखा होगा, आपके विद्यालय में कम से कम 2 या 3 या उससे ज़्यादा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी होंगी जिनमें आपके टीचर आपको स्लाइड दिखाते होंगे। ठीक है। ज़्यादातर स्कूल्स में एक स्लाइड जरूर दिखाई जाती है कि जो प्याज की झिल्ली की कोशिकाएं हैं ना, वो स्लाइड जो दिखाई जाती है उसमें हम संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का ही प्रयोग करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया। तो ये सारे वैज्ञानिकों के नाम हमें याद रखने हैं और इनके द्वारा कौन कौन सी खोज की गई ये याद रखना है। ठीक है। अब आते हैं अगली बात पर। लो स्क्रीनशॉट ले लो, पहले आप ले लिया स्क्रीनशॉट, ध्यान से समझना। अब हम पढ़ेंगे बेटे केंद्रक की जटिलता के आधार पर कोशिकाओं के प्रकार। आपको पता है कोशिका में बीच में क्या होता है? केंद्रक। और केंद्रक की जटिलता के आधार पर हमें डिस्कस करना है कि कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि केंद्रक की जटिलता के आधार पर कोशिकाएं 2 प्रकार की होती हैं। एक तो होती हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका। प्रो माने प्रारंभिक यानी शुरुआती, कैरियोटिक आया शब्द कैरियोन से, कैरियोन माने केंद्रक। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका वे कोशिकाएं होती हैं जिनमें प्रो माने प्राथमिक यानी शुरुआती केंद्रक होता है, यानी केंद्रक पूर्ण विकसित नहीं होता है, उन्हें कहते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका। दूसरी कोशिकाएं होती हैं यूकैरियोटिक कोशिका। यू का मतलब होता है ट्रू
ट्रू माने सच्चा यानी पूर्ण विकसित, और कैरियन माने केंद्रक। तो यूकैरियोटिक कोशिकाएं वे होती हैं जिनमें केंद्रक पूर्ण रूप से विकसित होता है, अर्थात केंद्रक के चारों तरफ केंद्रक कला होती है। जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक के चारों तरफ केंद्रक कला नहीं होती, यानी किसी प्रोकैरियोटिक कोशिका को जब आप देखोगे तो आपको पता ही नहीं चलने का कि केंद्रक कहाँ है इसका। पर जब आप यूकैरियोटिक कोशिका को देखोगे तो आपको केंद्रक स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। ठीक है, यहां हम बात करेंगे लक्षणों की। यहां लक्षण लिखेंगे और उस लक्षण के बारे में देखेंगे कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में वो लक्षण पाया जाता है या नहीं, और यूकैरियोटिक कोशिका में उस लक्षण की क्या स्थिति है। तो हमें जो है तुलनात्मक अध्ययन करने से ये फायदा होता है कि जब हम दो चीजों का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं ना, कंपैरेटिव स्टडी, दोनों की तुलना करते हैं, अंतर या समानता देखते हैं, तो हम उन दोनों चीजों को एक साथ समझ जाते हैं। ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। देखो यहाँ लक्षण, यहाँ प्रोकैरियोटिक कोशिका और यहाँ यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक का अर्थ आपके समझ में आना अत्यंत आवश्यक है। प्रो माने प्राथमिक, कैरियन माने केंद्रक, जिसमें प्राथमिक केंद्रक हो, अर्थात केंद्रक दिखाई ना देता हो, क्योंकि केंद्रक के चारों तरफ कोई झिल्ली ही नहीं थी। जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में है जिनमें यू माने होता है ट्रू, यू माने क्या होता है ट्रू, ठीक है, कैरियन माने केंद्रक, वास्तविक केंद्रक होता है। तो लक्षण देखो, सबसे पहले बात करेंगे कोशिका भित्ति की। जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है उसमें कोशिका भित्ति एमिनो अम्लों से निर्मित होती है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में केवल पादप कोशिकाओं में सेल्यूलोज से निर्मित होती है। मतलब जितनी भी प्रोकैरियोटिक कोशिका हैं उनमें कोशिका भित्ति जरूर मिलेगी और एमिनो अम्ल से बनी हुई होगी। जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाएं दो तरह की होती हैं, एक तो जंतु कोशिका, एक वनस्पति कोशिका। तो केवल वनस्पति कोशिकाओं में ही कोशिका भित्ति आपको मिलेगी और सेल्यूलोज से निर्मित होगी। कोशिका भित्ति जो है वनस्पति कोशिका की या पादप कोशिका की किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नंबर 2, केंद्रक, प्राथमिक या अविकसित, जब तो इसका नाम प्रोकैरियोटिक कोशिका है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो केंद्रक होता है वो प्रारंभिक यानी पुराना यानी शुरुआती केंद्रक होता है, जब कोशिका का विकास हो रहा था, या कह सकते हैं अविकसित होता है। जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में जो केंद्रक है वो पूर्ण विकसित होता है। पूर्ण विकसित यानी पूरा जितने उसके केंद्रक के अंग हैं वे सारे आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देंगे। तीसरा लक्षण, केंद्रक कला, यानी केंद्रक के चारों तरफ का कवर, केंद्रक के चारों तरफ का कवर अनुपस्थित। प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक कला नहीं होती। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब भी किसी प्रोकैरियोटिक कोशिका को आप देखोगे तो आपको केंद्रक दिखाई नहीं देने का कहाँ है, क्योंकि वहां केंद्रक कला ही नहीं उपस्थित है। ठीक है, और यहाँ उपस्थित केंद्रक कला तो उपस्थित होती है यूकैरियोटिक कोशिका में, जब भी तो यूकैरियोटिक कोशिका का केंद्रक स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। नंबर 4, केंद्रिका, केंद्रक के अंदर पाई जाती है एक छोटी सी केंद्रिका। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रिका नहीं होती, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रिका होती है। नंबर 5, गुणसूत्र, जो प्रोकैरियोटिक कोशिका के गुणसूत्र होते हैं वे केवल डीएनए के बने हुए होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका का जो गुणसूत्र होगा वो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन इन दोनों से मिलकर बना होता है। ठीक है, अब बात करेंगे डीएनए की। जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है उसमें डीएनए कोशिका द्रव्य में पाया जाता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में जो डीएनए है वो केंद्रक में पाया जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, जिसे ईआर भी कहते हैं। ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ईआर भी कहते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होता, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है। स्क्रीनशॉट तो ले लिया था, देखो अगले अंतर देखते हैं। लो एक और स्क्रीनशॉट ले लिया। अब हम देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुपस्थित और यूकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित होता है माइटोकॉन्ड्रिया। नंबर 9, क्लोरोप्लास्ट, अनुपस्थित, प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में होता है और केवल पादप कोशिकाओं में उपस्थित होता है।
भाई प्लांट्स में ही तो होगा, क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल या हरित लवक या पर्णहरिम। ठीक है, जंतु कोशिकाओं में तो नहीं होता ना क्लोरोप्लास्ट। नंबर 10 राइबोसोम। राइबोसोम जो प्रोकैरियोटिक कोशिका में है वो 70s प्रकार के होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में 80s प्रकार के होते हैं। इन्हें आप डिटेल में पढ़ोगे क्लास 11th और 12th में। अभी 70s और 80s का हम कोई भी यहाँ वर्णन किसी तरह का नहीं करेंगे। ठीक है, आपको सिर्फ याद रखना है कि राइबोसोम प्रोकैरियोटिक कोशिका में 70s प्रकार के और यूकैरियोटिक कोशिका में 80s प्रकार के होते हैं। नंबर 11 रसधानी। रसधानी को वैक्यूल भी कहते हैं, रसधानी को हम कहते हैं वैक्यूल। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुपस्थित होती है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में केवल पादप कोशिकाओं में उपस्थित होती है। पादप कोशिकाओं में जो रसधानी होती है ना, बड़े साइज की होती है, एक होती है बड़े साइज की। नंबर 12 कोशिका विभाजन असूत्री। प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका विभाजन असूत्री होता है और यूकैरियोटिक कोशिका में समसूत्री व अर्धसूत्री दोनों तरह का विभाजन पाया जाता है। जैसे अब उदाहरण देखो, प्रोकैरियोटिक कोशिका के उदाहरण है जीवाणु व शैवाल, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका के उदाहरण है जंतु व पादप कोशिकाएं। जंतु और पौधे, इनकी कोशिकाएं पूर्ण विकसित होती हैं और ये होती हैं यूकैरियोटिक कोशिकाएं। ठीक है बेटे, चलो आगे चलते हैं। एक क्रियाकलाप है, आप स्क्रीनशॉट ले लो। क्रियाकलाप है, ले लिया। देखो, हमें इस क्रियाकलाप में क्या पढ़ना है, कोशिका का एक महसूस करना है कोशिका को कि कोशिका कैसी होती है सेल। आपको क्या करना है कि अपने जो स्कूल में आपको प्याज लेना है, एक प्याज के ऊपर से झिल्ली निकलती है, उसे झिल्ली को निकाल लो। ठीक है, निकालने के बाद उस झिल्ली को रख दो आप ब्रश की सहायता से, जो पेंट ब्रश होता है उसकी सहायता से आप उस झिल्ली को कहाँ रख दो, स्लाइड के ऊपर पानी की बूंद डाल लो। पहले एक कांच की स्लाइड होती है ना, साफ स्लाइड होनी चाहिए, उसके ऊपर एक पानी की बूंद डाल लो और आपकी जो प्याज की झिल्ली है उसे उसके ऊपर पेंट ब्रश की सहायता से, जिससे आप कलर करते हो ड्राइंग में, उसकी सहायता से फैला दो पूरा। और फिर डाल दो उसके ऊपर सैफरेनिन, लाल रंग का एक वर्णक होता है कलर डाई, और कुछ देर उसे डाल के रखो। फिर उसे आप थोड़ा सा नीचे गिरा दो तो आपकी प्याज की झिल्ली जो है थोड़ी सी कलरफुल हो जाएगी। यदि प्याज की झिल्ली डार्क कलर की है फिर तो सैफरेनिन लगाने की जरूरत ही नहीं है कलर लगाने की, पर कलर हम इसलिए लगाते हैं जिससे उसका एक अच्छा सा कलर आ जाए, कोशिकाओं की जो कोशिका भित्ति है वो स्पष्ट रूप से आपको दिखाई दे। कलर करने के बाद उसे हटा लो, जो आपने कलर लगाया पानी से धो के उसे उसके ऊपर लगाओ कवर स्लिप और उसे देखो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में, तो आपको ऐसा दिखाई देगा। देखो, प्याज की झिल्ली की कोशिकाएं ऐसे दिखाई देंगी जैसे बहुत सारी ईंटें हों और किसी मिस्त्री ने, राजमिस्त्री ने इसकी चिनाई कर दी हो। ठीक है, इसमें क्या है, ये एक कोशिका है, ये इसमें ये केंद्रक है, ये जो भरा हुआ बाकी सारा वो क्या है, कोशिका द्रव्य। एक कोशिका द्रव्य दिखा रखा और बीच में केंद्रक है। ठीक है, तो एग्जाम में यदि आता है क्वेश्चन कि आप अपने विद्यालय में प्याज की झिल्ली की कोशिकाओं की स्लाइड कैसे बनाएंगे, तो आपको एक तो ये चित्र बनाना है, खाली चित्र भी बनाने के लिए आ जाता है कि प्याज की झिल्ली की कोशिकाओं का केवल चित्र बनाओ, तो खाली चित्र बना दो आप। करना क्या है, नंबर 1, प्याज की झिल्ली को निकालकर कांच की स्लाइड पर पड़ी जल की बूंद पर पेंट ब्रश के द्वारा फैलाते हैं। ठीक है, फैला दिया, स्लाइड है, जल की बूंद पड़ी, उसके ऊपर हमने कांच की जो प्याज की झिल्ली है उसे फैला दिया पेंट ब्रश की सहायता से। नंबर 2, अब झिल्ली पर 2 मिनट के लिए 2 बूंद सैफरानाइन स्टेन की डालते हैं, ये कलर करने के लिए है। नंबर 3, स्टेन को गिराकर झिल्ली को कवर स्लिप से ढक देते हैं। कवर स्लिप एक गोल सा कांच की, एक गोल सी कांच की बहुत छोटी सी प्लेट होती है, वो स्लाइड के ऊपर ऐसे रखी जाती है, तो उससे हम ढक देंगे उसे। ठीक है, इस अस्थायी माउंट को सूक्ष्मदर्शी से देखने पर प्याज की झिल्ली की कोशिकाएं दिखाई देती हैं। तो प्याज की झिल्ली की कोशिकाएं आपको ऐसी दिखाई देंगी, और वे ये जो हमने ये ब्लैक कलर की बाउंड्री है ना कोशिकाओं की, कोशिका भित्ति, ये आपको रेड कलर की दिखाई देगी वहां। यदि कलर कर दोगे ना तो बहुत अच्छी दिखाई देंगी। स्क्रीनशॉट ले लिया था, चलो आगे चलते हैं। देखो,
स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। ले लिया? देखो एनसीईआरटी में क्वेश्चन दे रखा है पहला कि कोशिका की खोज किसने और कैसे की। पढ़ा था रॉबर्ट हुक ने करी थी, कॉर्क से करी थी। तो आपको उत्तर लिखना है कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में की थी। उसने कोशिका को कॉर्क की पतली काट में अनघड़ सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखा। अनघड़ का मतलब अजीबोगरीब, अपने आप बनाई हुई। यह है पतली काट का मतलब स्लाइस है, स्लाइस। उसने पाया कि कॉर्क में मधुमक्खी के छत्ते के समान संरचना है और बहुत सी छोटी छोटी काली कोठरियां हैं, और उन काली कोठरियों को ही उसने क्या कहा था, कोशिका या सेल। सेल नाम दिया था उसने, कोशिका तो हम कहते हैं अपने आप। ठीक है बेटे। दूसरा क्वेश्चन हमारी एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है, बीच में ही पाठगत प्रश्न है ये सारे। कोशिका को जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं? कोशिका को जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं? देखो, अनेक जीवों का शरीर केवल एक कोशिका का बना होता है, जबकि बहुकोशिकीय जीवों के शरीर में अनेक कोशिकाएं होती हैं जो विभिन्न कार्य करती हैं और विभिन्न अंगों का निर्माण करती हैं। ठीक है, मतलब कहने की बात यह है, चाहे कोई जीव एक कोशिकीय है, चाहे कोई जीव बहुकोशिकीय है, हर एक कोशिका में सारी जैविक क्रियाएं होती हैं। जैसे श्वसन कोशिकाओं में होता है, पाचन कोशिकाओं में होता है, उत्सर्जन कोशिकाओं में होता है, परिसंचरण कोशिकाओं में होता है, तो कोशिकाओं में सारी जैविक क्रियाएं चलती हैं। यानी एक कोशिका वाला जीव भी तो जीवित है। एक कोशिकीय जीव की सभी जैविक प्रक्रियाएं एक ही कोशिका में होती हैं। जो एक कोशिकीय जीव है उसकी सारी क्रियाएं एक ही कोशिका में होंगी। ठीक है, स्क्रीनशॉट तो ले लिया था? देखो, बहुकोशिकीय जीवों में भी प्रत्येक कोशिका मूलभूत जैविक प्रक्रिया करती हैं, जैसे श्वसन, भाई कोशिकाओं में श्वसन होगा, प्रोटीन का बनना आदि। अतः कोशिका जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। कोशिका संरचनात्मक इकाई इसलिए है क्योंकि कोशिका मिलने से ही पूरा शरीर बनता है। जैसे एक एक ईंट को जोड़ने से दीवार बनती है और दीवारों को जोड़ने से मकान बनता है, घर बनता है। इसी तरीके से जिस तरह किसी मकान में छोटी छोटी ईंटों से पूरा मकान बनता है ना, इसी तरह छोटी छोटी कोशिकाओं से किसी भी जीव का पूरा शरीर बनता है। इसीलिए कहते हैं कोशिका संरचनात्मक इकाई है। ठीक है, और दूसरा शब्द यह है क्रियात्मक इकाई। क्रियात्मक इकाई का मतलब यह है कि किसी भी जीव के शरीर में जितनी भी जैविक प्रक्रियाएं चलती हैं वे सब कोशिकाओं की ही देन है। कोशिकाएं हैं तो जैविक प्रक्रिया चल रही हैं किसी भी जीव के शरीर में, और यदि कोशिकाएं नहीं है तो जैविक प्रक्रियाएं नहीं चलेंगी। अब हम बात करेंगे, अगले स्टेप पर आते हैं। देखो, ये दो क्वेश्चन हो गए एनसीईआरटी के। अगला स्टेप है कोशिका का संरचनात्मक संगठन, कि कोशिका किस किस चीज से मिलकर बनी होती है। बस यही हमारा चैप्टर है। हमारा चैप्टर असली शुरुआत यहीं से ही है कि कोशिका में कौन कौन से पार्ट हैं और उनके काम कैसे हैं, उनकी संरचना कैसी है। और ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है सभी बच्चों के लिए जो बायोलॉजी पढ़ते हैं कक्षा 9 से और ग्रेजुएशन तक या पोस्ट ग्रेजुएशन तक। मतलब यदि आपको फास्ट रिवीजन करना है ना तो ये बहुत काम का लेक्चर है। देखो, कोशिका का संरचनात्मक संगठन में कोशिका में मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 3। पहला भाग कोशिका कला या प्लाज्मा झिल्ली। ठीक है, पता है कोशिका कला या प्लाज्मा झिल्ली कोशिका के चारों तरफ होती है, जो कोशिका का कवर कह सकते हो आप इसे। नंबर 2 कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य कोशिका के अंदर जितना भी मटेरियल है उसे सबको कोशिका द्रव्य कहते हैं। नंबर 3 केंद्रक। कोशिका द्रव्य के बीच में होता है केंद्रक। चलो आगे चलते हैं। देखो बेटे, इन सबको बारी बारी से डिस्कस करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लो पहले आप। ले लिया स्क्रीनशॉट? देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे कोशिका कला या प्लाज्मा झिल्ली की। कोशिका कला या प्लाज्मा झिल्ली कोशिका के चारों तरफ का कवर होता है। ठीक है, बस इतना ध्यान रखो।
ये लिखा हुआ है कोशिका की बाहरी परत या आवरण। कोशिका की बाहरी परत या आवरण जो है उसे कहते हैं हम कोशिका कला या प्लाज्मा झिल्ली। इसकी मोटाई होती है 75 एंगस्ट्रॉम मोटी होती है, ये लचीली होती है, जीवित व अर्धपारगम्य होती है। कोशिका झिल्ली या कोशिका कला या प्लाज्मा झिल्ली। इसके 3 स्तर होते हैं। पहला स्तर तो प्रोटीन का, दूसरा लिपिड का और तीसरा फिर प्रोटीन का। यानी प्रोटीन मतलब आपका जो कोशिका कला है या प्लाज्मा झिल्ली है उसमें 3 लेयर हैं। बाहर वाली दोनों लेयर तो प्रोटीन की है, बीच वाली लिपिड की लेयर है। जंतु और पादप दोनों कोशिकाओं में उपस्थित होती है कोशिका कला ये या प्लाज्मा झिल्ली, बहुत जरूरी है। अब हम बात करेंगे कोशिका कला के कार्य। कोशिका कला क्या काम करती है। आपको पता चल गया कि कोशिका कला कोशिका के चारों तरफ का कवर है, 3 लेयर से मिलकर बना होता है, जिसमें बाहर वाली दोनों लेयर प्रोटीन की होती है, बीच वाली लेयर होती है लिपिड की। कोशिका कला का क्या फायदा है, क्या काम है। कोशिका के बाहर रक्षात्मक आवरण बनाना, मतलब कोशिका की रक्षा करती है। रक्षात्मक आवरण माने कवर। पहला काम तो यही हो गया कोशिका कला का। नंबर 2, प्लाज्मा को निश्चित आकार प्रदान करना। जो हमारी कोशिका है, कोशिका को निश्चित आकार प्रदान करना। भाई यदि कोशिका कला है जब तो कोशिका को एक निश्चित आकृति मिलेगी, और यदि कोशिका कला ना हो तो कोशिका को कोई निश्चित आकृति मिलने की ही नहीं है। नंबर 3, कोशिका द्रव्य को बाहरी पर्यावरण से अलग करती है। बिल्कुल भाई, कवर है तो अलग तो करेगी, बाहरी पर्यावरण से अलग करेगी कोशिका द्रव्य को। वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली का कार्य करती है। अब यहां शब्द आया है वर्णात्मक पारगम्य, इससे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। भाई वर्णात्मक पारगम्य का मतलब कोशिका कला की जिम्मेदारी है कि किस पदार्थ को कोशिका के अंदर आने देना है और किस पदार्थ को कोशिका से बाहर निकालना है। इसे ही कहते हैं वर्णात्मक पारगम्य। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ले लिया, चलो आगे चलते हैं। देखो ये होगी कोशिका कला। कोशिका कला हमने उसकी संरचना पढ़ ली और हमने उसके कार्य पढ़ लिए। अब हमें थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ना है, विसरण। विसरण का मतलब क्या होता है। मान लो मेरे पास एक परफ्यूम की बोतल है, यानी रूम फ्रेशनर है मान लो, और उस रूम फ्रेशनर को मैंने कमरे के इस कोने में स्प्रे कर दिया। तो जब मैंने उधर कोने में स्प्रे करा तो कमरे से वो उसकी सुगंध पूरे कमरे में फैल जाएगी। यानी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर कोई भी पदार्थ जब फैलता है ना, बिखरता है, उसे ही हम कहते हैं विसरण। तो विसरण का मतलब होता है बिखरना। ठीक है, तो विसरण किसी पदार्थ के अणुओं का अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गति करना विसरण कहलाता है। तो विसरण का मतलब सीधा साधा है, बिखरने को कहते हैं विसरण होना। जैसे उदाहरण देखो, पौधों की जड़ों द्वारा लवणों का अवशोषण। भाई पौधे की जड़ें मिट्टी से खनिज लवण का अवशोषण करती हैं, क्योंकि मिट्टी में खनिज लवण ज्यादा सांद्रता में है और जड़ों में कम है। तो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ विसरण के द्वारा ही जड़ें खनिज लवणों का अवशोषण करती हैं। दूसरा एग्जाम्पल, कोशिकाओं द्वारा CO2 व O2 का आदान प्रदान। यदि कोशिका में CO2 की मात्रा ज्यादा हो जाएगी तो वो CO2 को बाहर निकाल देगी विसरण की क्रिया से ही। और यदि ऑक्सीजन की कमी होगी और बाहर खून में ऑक्सीजन ज्यादा होगी तो खून की ऑक्सीजन को ले लेगी। मतलब कोशिकाओं द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आदान प्रदान विसरण द्वारा ही होता है। पर्णरंध्र, पर्णरंध्र कहते हैं स्टोमेटा को। पत्ती की निचली सतह पर छिद्र पाए जाते हैं ना बहुत सारे, उन्हें हम कहते हैं पर्णरंध्र या स्टोमेटा। द्वारा जल वाष्प का आदान प्रदान, CO2 व O2 आदि का आदान प्रदान। तो हमारे जो स्टोमेटा है पत्तियों की निचली सतह पर, वे भाप, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आदान प्रदान करते हैं विसरण के द्वारा ही। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। ले लिया स्क्रीनशॉट, ठीक है आगे चलते हैं। चलो, विसरण का भाई है परासरण। विसरण का भाई कौन है, परासरण। परासरण को ध्यान से समझना। मान लो आपके पास एक बड़ा सा बर्तन है और इस बर्तन में आपने बीच में लगा रखी है अर्धपारगम्य झिल्ली।
सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अर्धपारगम्य झिल्ली को सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। अर्धपारगम्य झिल्ली की खासियत यह होती है कि वो अपने आर पार केवल पानी को जाने देती है, बस पानी माने विलायक, क्योंकि पानी के कण छोटे होते हैं ना। इस अर्धपारगम्य झिल्ली के छिद्रों का आकार इतना होता है कि इसके आर पार केवल जल के कण ही जाएंगे, यानी विलायक के कण ही आर पार जा सकते हैं। और यदि आपने इस अर्धपारगम्य झिल्ली के एक तरफ तो हल्का घोल और एक तरफ गाढ़ा घोल भर दिया, तनु विलयन और सांद्र विलयन, तो क्या होगा, जल के अणु तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर गति करेंगे अर्धपारगम्य झिल्ली के अंदर से होते हुए, और इस गति को ही हम कहते हैं परासरण। क्या कहते हैं? परासरण। तो परासरण का मतलब जब दो अलग अलग सांद्रताओं वाले घोल को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा अलग किया जाता है, तो जल के अणु हल्के घोल से गाढ़े घोल की तरफ, यानी तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली के अंदर से होते हुए गति करने लगते हैं, और इस गति को ही हम कहते हैं परासरण। तो ध्यान रखना है, परासरण के बहुत सारे उदाहरण हैं हमारे पास। ठीक है, ध्यान रखना है, हल्के घोल से गाढ़े घोल की तरफ जल के अणु गति करेंगे। जैसे मान लो आपके पास किशमिश है, किशमिश तो खाते हो आप ड्राई फ्रूट्स में, रेजिन्स। तो किशमिश को यदि पानी में आपने डुबा दिया, तो किशमिश के बाहर तो हल्का घोल है यानी पानी, और किशमिश के अंदर है गाढ़ा घोल यानी सांद्र विलयन। ठीक है, तो जल के अणु हल्के से गाढ़े घोल की तरफ गति करते हैं, यानी बाहर से किशमिश के अंदर गति करते हैं, जिसकी वजह से कुछ घंटों बाद किशमिश फूल जाती है, चाहे आप उसे पानी में डुबा के रख दो, चाहे तो दूध में डुबा के रख दो। समझ में आ रही ना बात? तो किशमिश फूल जाती है ना जब खाने में डालते हैं उसे, तो वो परासरण का ही एक उदाहरण है। और भी बहुत सारे उदाहरण मैं आपको बताऊंगा। परासरण की परिभाषा क्या लिखनी है? कोशिका कला या अर्धपारगम्य झिल्ली से। अर्धपारगम्य झिल्ली या कोशिका कला में खासियत ये होती है कि वो विलायक के अणुओं को ही अपने आर पार जाने देती है। कोशिका कला या अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर जल या विलायक के अणुओं का कम सांद्रता के विलयन से अधिक सांद्रता के विलयन की ओर गति करना परासरण कहलाता है। यानी तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर गति करना ही क्या है? परासरण। जैसे उदाहरण, मूल रोम द्वारा जल का अवशोषण। ये मूल रोम जो है ना, ये पानी का अवशोषण परासरण की क्रिया द्वारा करते हैं, क्योंकि मूल रोम के बाहर तो पानी है और मूल रोम के अंदर क्या है? पानी के साथ साथ उसमें घुले हुए बहुत सारे खनिज लवण भी हैं। तो मूल रोम के अंदर का घोल तो है गाढ़ा, और मूल रोम के बाहर जो पानी है धरती के अंदर, उसका घोल है हल्का। इसलिए जल के अणु बाहर से अंदर की ओर गति करने लगते हैं, इसी कारण मूल रोम जल का अवशोषण करते हैं। नंबर 2, किशमिश का जल या दूध में डालने पर फूल जाना, यह भी परासरण का ही उदाहरण है। अंगूर का संतृप्त विलयन में डालने पर पिचक जाना। आप अंगूर को संतृप्त विलयन में डाल दो, संतृप्त माने गाढ़े में, चीनी का एक इतना गाढ़ा घोल बनाओ जिससे गाढ़ा बन ही नहीं सकता, चीनी नीचे बैठनी शुरू हो जाए, और उसमें अंगूर डुबो दो, तो अंगूर के अंदर का घोल तो होगा हल्का और बाहर का आपने बहुत गाढ़ा बना दिया, तो अंगूर पिचक जाएंगे सारे। ठीक है, क्या हो जाएंगे? अंगूर पिचक जाएंगे। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ले लिया? ये है परासरण। अब देखो, विसरण और परासरण में हमें अंतर सीखना है कि विसरण और परासरण में क्या अंतर होता है। ये तो है हमारा विसरण और ये है परासरण, हालांकि दोनों पढ़ा दिए। पहला, ठोस द्रव गैस तीनों में होता है, विसरण की क्रिया तीनों में होगी। विसरण का मतलब है बिखरना, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर बिखरना। और केवल द्रव में होता है बेटे परासरण, परासरण केवल द्रव में होता है। अर्धपारगम्य झिल्ली आवश्यक नहीं है, विसरण में किसी प्रकार की झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती, और परासरण में अर्धपारगम्य झिल्ली आवश्यक होती है। बिल्कुल, अर्धपारगम्य झिल्ली के अंदर से ही होकर जाते हैं जल के अणु जब होती है परासरण की क्रिया। पदार्थ के अणु अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करते हैं विसरण में, और परासरण में केवल विलायक के अणु हल्के घोल से गाढ़े घोल की ओर गति करते हैं, यानी तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर, या कम सांद्रता के विलयन से अधिक सांद्रता के विलयन की ओर। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। ले लिया? चलो आगे चलते हैं। अब हमें बात करनी है परासरण के महत्व की। परासरण
का महत्व, क्या फायदा है परासरण का। पहला, मूल रोम मिट्टी के कणों से जल का अवशोषण परासरण की क्रिया द्वारा ही करते हैं। यह बात ध्यान रखना, क्वेश्चन आता है, जितने भी पॉइंट मैं किसी भी हेडिंग में लिखवाता हूं, हर एक पॉइंट अपने आप में एक वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होता है, ध्यान रखना। तो जो मूल रोम है वे धरती से पानी को जो खींचते हैं ना, वो परासरण की क्रिया द्वारा ही खींचते हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे किशमिश पानी को अपने अंदर खींच लेती है, इसी तरह मूल रोम धरती के पानी को अपने अंदर खींच लेते हैं। नंबर 2, दूसरा क्या महत्व है परासरण का। पौधों में एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जल का चालन यानी चलना परासरण की क्रिया द्वारा ही होता है। भाई पौधों में पानी जड़ों से लेकर पत्तियों तक पहुंच रहा, तो पानी एक कोशिका से दूसरी में, दूसरी से तीसरी में, तीसरी से चौथी में, ऐसे ही तो पहुंच रहा। इसका रीजन यह है कि पहली कोशिका की सांद्रता कम है, दूसरी की उससे भी ज्यादा, तीसरी की उससे भी ज्यादा। जितना वो ऊपर की तरफ को कोशिकाओं में हम चलेंगे उनकी सांद्रता बढ़ती रहेगी, और जब उनके घोल की सांद्रता बढ़ेगी तो जल इसीलिए तो अगली कोशिका में पहुंचता है, क्योंकि जल परासरण की क्रिया द्वारा हल्के घोल से गाढ़े घोल की तरफ गति करता है। और जितना आप जड़ से ऊपर की तरफ को जाओगे, कोशिकाओं में भरा हुआ कोशिका द्रव्य उतना ही गाढ़ा होता चला जाएगा, इसलिए जल की गति नीचे से ऊपर की तरफ ही होती है। नंबर 3, परासरण के कारण ही पादप कोशिकाएं स्फीत हो जाती हैं। स्फीत का मतलब टाइट, एकदम एकदम टाइट। टाइट का मतलब पता क्या है, एक गुब्बारे में पूरी हवा भर दो, इतनी मत भरना कि वो फटी जाए। यदि गुब्बारे में आपने पूरी हवा भर दी ना, तो मैं कहूंगा कि वो स्फीत है, टर्गिड है। और यदि उस गुब्बारे में पूरी हवा भर के आपने उसे 2-3 दिन के लिए रख दिया, तो वो एक तरफ कुछ दिनों बाद कैसा हो जाएगा, सिकुड़ सी जाएगा, तो उसे मैं कहूंगा कि अब स्फीत नहीं है। स्फीत, यदि परासरण की क्रिया होती रहेगी तो कोशिकाओं में पानी की मात्रा भरपूर रहेगी और वे बिल्कुल फर्स्ट क्लास रहेंगी, फूली हुई टाइट रहेंगी एकदम। जैसे बच्चों की स्किन होती है, उनकी कोशिकाएं पूर्ण स्फीत होती हैं। और जब कोई आदमी बूढ़ा होना शुरू हो जाता है तो आपने देखा उसके चेहरे पर भी झुर्रियां पड़नी शुरू हो जाती हैं, तो उसकी कोशिकाएं क्या होती हैं, उनमें पूरा खिंचाव नहीं होता, वे सिकुड़नी शुरू हो जाती हैं, तो हम कहते हैं कि कोशिकाएं स्फीत नहीं हैं। तो स्फीत शब्द का मतलब समझो, स्फीत का मतलब जब किसी कोशिका में कोशिका द्रव्य पानी भरपूर मात्रा में भरा होता है तो वो फर्स्ट क्लास एकदम टाइट रहती है पूरी, उसे कहते हैं स्फीत होना। जिसके कारण पत्ती, पुष्प, तने, फल आदि निश्चित आकृति में रहते हैं। भाई पत्तियों की अपनी निश्चित आकृति है, पुष्पों की अपनी, तने, फल, इन सब की एक निश्चित आकृति इसीलिए होती है क्योंकि इनकी जो कोशिकाएं हैं वे पूरी कोशिका द्रव्य यानी पानी से पूरी भरी रहती हैं, टाइट रहती हैं, स्फीत रहती हैं, इसीलिए इनकी एक निश्चित संरचना है, बनावट। नंबर 4, परासरण के कारण सभी कोशिकाएं स्फीत अवस्था में रहती हैं तथा स्फीत अवस्था में ही कोशिकाएं वृद्धि करती हैं। भाई कोशिका यदि बिल्कुल भरी रहेगी भरपूर मात्रा में, तभी तो उसका साइज बढ़ेगा, कोशिका वृद्धि जभी तो होगी, कोशिका के आकार में वृद्धि तभी तो होगी। और यदि कोशिका सिकुड़ी हुई है तो फिर वहां उसके आकार में वृद्धि कहां से हो जाएगी, हो ही नहीं सकती। नंबर 5, रंध्रों का खुलना व बंद होना स्फीति पर निर्भर करता है। तो हमारे जो पर्ण रंध्र हैं उनका खुलना और बंद होना ये भी कोशिका के स्फीति पर निर्भर करता है, यानी ये भी परासरण के द्वारा प्रभावित होता है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, आप ले लिया स्क्रीनशॉट, चलो आगे चलते हैं। देखो बेटे, अब हम एक क्रियाकलाप करेंगे परासरण को समझने के लिए। यह है हमारी किताब का क्रियाकलाप नंबर 2, दूसरा क्रियाकलाप। आप 2 बर्तन लो, ठीक है, क्या लिए, 2 बर्तन। पहले बर्तन में आपने भर दिया पानी, पहले बर्तन में तो पानी ले लो, ठीक है। दूसरे बर्तन में लो आप चीनी का गाढ़ा घोल, संतृप्त विलयन। जिस बर्तन में आपने पानी लिया उसमें तो डाल दो किशमिश, और कुछ घंटे बाद चेक कर लेना किशमिश फूल कर मोटी हो जाएंगी। और जिसमें लिया आपने गाढ़ा घोल चीनी का, बहुत गाढ़ा, जिससे गाढ़ा कुछ हो ही नहीं सकता, उसमें आप डाल दो अंगूर। तो उसमें जब आप अंगूर डाल लोगे तो अंगूर डालने से क्या होगा, वे अंगूर कुछ घंटे बाद पिचक जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि हमारी जो कोशिका भित्ति या कोशिका कला है वो अर्धपारगम्य झिल्ली का काम करती है। और परासरण की क्रिया में जल के कण कहाँ जाएंगे, जल के अणु
हल्के घोल से गाढ़े घोल की तरफ। जब किशमिश इसमें डाल ली तो हल्का घोल बाहर है, पानी गाढ़ा घोल किशमिश के अंदर है, तो पानी के कण बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे, इसे कहते हैं अंतः परासरण। अंतः परासरण या एंडोस्मोसिस। और यहाँ देखो, यहाँ अंगूर के अंदर हल्का घोल है और बाहर आपने बहुत ज्यादा गाढ़ा घोल बना रखा जिसमें अंगूर डुबाए आपने, तो जल के कण हल्के घोल से गाढ़े घोल की तरफ जाएंगे, यानी अंगूर के अंदर से बाहर निकलेंगे, इसलिए अंगूर कुछ घंटों बाद पिचक कर क्या बन जाएंगे, हरे रंग की किशमिश। ठीक है। अब देखो क्रियाकलाप में लिखना क्या है, यदि एग्जाम में आता है इसके बारे में। क्या होता है जब किशमिश को जल में डुबाया जाता है, क्या होता है जब अंगूर को चीनी के गाढ़े घोल में डुबाया जाता है। देखो, किशमिशों को जल में रखकर तथा अंगूरों को चीनी के सांद्र विलयन में रखकर 3-4 घंटे बाद चेक करें, क्या होगा। किशमिश फूल जाती हैं क्योंकि अंतः परासरण की क्रिया होती है, जबकि अंगूर पिचक जाते हैं क्योंकि बाह्य परासरण की क्रिया होती है। अंगूर हमारे पिचक जाएंगे। स्क्रीनशॉट लो, ले लिया स्क्रीनशॉट? ठीक है, ले लिया ना बेटे। चलो आगे चलते हैं। अब हमारा एनसीईआरटी का तीसरा क्वेश्चन आया किताब का। तीसरा क्वेश्चन, CO2 तथा पानी जैसे पदार्थ कोशिका से कैसे अंदर व बाहर जाते हैं, इस पर चर्चा करें कि CO2 और पानी किस तरह आदान प्रदान होता है कोशिका में। तो CO2 की सांद्रता जब कोशिका में अधिक होती है तो वह विसरण द्वारा कोशिका से बाहर चली जाती है। यह बात मैंने आपको बताई थी कि जब कोशिका में CO2 जरूरत से ज्यादा मात्रा में हो जाएगी ना, तो अपने आप वो बाहर जाएगी, क्योंकि वो बिखरनी शुरू हो जाएगी। अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ बिखरने का गुण ही विसरण कहलाता है। तथा इसके विपरीत जब CO2 की मात्रा कोशिका में कम होती है तो विसरण के द्वारा ही CO2 कोशिका में प्रवेश करती है, जबकि जल के अणुओं का कोशिका में आवागमन परासरण द्वारा नियंत्रित होता है। क्योंकि विसरण तो सब में हो सकता है, विसरण तो ठोस द्रव गैस सब में हो सकता है, पर परासरण की क्रिया केवल द्रव में होती है, और वो भी विलायक के लिए। ये बात अभी थोड़ी देर पहले भी हमने करी है। स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया स्क्रीनशॉट? चलो आगे आते हैं। देखो एक क्वेश्चन ये है, स्क्रीनशॉट ले लेना जब मैं इसे करा दूंगा। चौथा क्वेश्चन है हमारी किताब का, प्लाज्मा झिल्ली को वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली क्यों कहते हैं। वर्णात्मक का मतलब सेलेक्टेड, मतलब सेलेक्टेड चीजों को अंदर आने देगी, सेलेक्टेड चीजों को बाहर जाने देगी। ये नहीं कि जिसका मन कर रहा अंदर आ जाओ, जिसका मन कर रहा बाहर चले जाओ। जिसकी जरूरत है जिस चीज की कोशिका को, उसे तो अंदर आने देगी प्लाज्मा झिल्ली, और जिस चीज की जरूरत नहीं है उसे बाहर निकाल देगी। ठीक है, इसलिए प्लाज्मा झिल्ली को वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली इसलिए कहते हैं। प्लाज्मा झिल्ली केवल कुछ विशेष पदार्थों को ही अंदर आने देती है तथा कुछ विशेष पदार्थों को बाहर जाने देती है, इसलिए प्लाज्मा झिल्ली को वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली कहा जाता है। कुछ विशेष पदार्थ में हैं जिनकी आवश्यकता होगी कोशिका को, उन्हें तो अंदर आने देगी, और जिनकी आवश्यकता नहीं है उन्हें बाहर निकाल लेगी। स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया? चलो आगे चलते हैं। अब हमें बढ़ना है कोशिका भित्ति के बारे में। कोशिका भित्ति, ये कोशिका भित्ति है बेटे, ये कोशिका के बाहर जो कवर होता है ना, इसे कहते हैं हम कोशिका भित्ति। ठीक है, मतलब कोशिका के बाहर का कवर तो कोशिका कला आपने पढ़ा, पर कोशिका कला के भी बाहर आ जाओ आप। पादप कोशिकाओं में कोशिका कला के बाहर एक कठोर आवरण होता है जिसे हम कहते हैं कोशिका भित्ति, और ये सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। एक पदार्थ होता है सेल्यूलोज, कठोर पदार्थ। तो हमें पढ़ना है कोशिका भित्ति या सेल वॉल केवल पादप कोशिकाओं में होती है। ये ध्यान रखना कि ये जो कोशिका भित्ति है ना, ये बाहर की तरफ है, ये कठोर होती है, कठोर। ये केवल किस में पाई जाती है, पादप कोशिकाओं में। आपने देखा होगा किसी आदमी को तो आप चूंटी मार सकते हो, क्योंकि उसकी त्वचा लचीली होती है आदमी की। ठीक है, ये चूंटी मार दी हमने, स्किन थोड़ी लचीली है। ठीक है, समझ में आ रही बात? क्योंकि हमारी कोशिकाओं के ऊपर कोशिका भित्ति नहीं होती है, जानवरों की, जंतुओं की कोशिकाओं के ऊपर कोशिका भित्ति नहीं होती। जबकि आप किसी बड़े से पेड़, आम के पेड़ के ऊपर चूंटी मार के देखो
क्या उसकी त्वचा भी इसी तरह हिलेगी, लचीली होगी? नहीं। जितनी भी वनस्पति कोशिकाएं हैं उनके ऊपर एक कठोर आवरण होता है, प्लाज्मा झिल्ली के भी बाहर। उस कठोर आवरण को ही हम कहते हैं कोशिका भित्ति। भित्ति शब्द आया दीवार से, भित्ति कहते हैं दीवार को। ठीक है, असली नाम तो भित्ति ही है, पर उसे बिगाड़ के लोगों ने भीत बना दिया, भीत। असली नाम तो भित्ति है। केवल पादप कोशिकाओं में होती है कोशिका भित्ति, प्लाज्मा झिल्ली के बाहर की ओर होती है बेटे। निर्जीव पदार्थ से बनी होती है, जिसे हम कहते हैं सेल्यूलोज से बनी होती है। तो पेपर में सवाल आता है कि कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है, आपको बताना है सेल्यूलोज। सेल्यूलोज पादपों को कठोरता यानी दृढ़ता प्रदान करता है। सेल्यूलोज से ही तो इतने हार्ड होते हैं ये प्लांट्स। जब किसी पादप कोशिका में परासरण द्वारा जल की हानि होती है तो कोशिका झिल्ली सहित आंतरिक पदार्थ संकुचित हो जाता है। यह घटना जीव द्रव्य संकुचन कहलाती है। इसे हम कहते हैं जीव द्रव्य संकुचन। ठीक है, जब सिकुड़ जाती है कोई भी कोशिका। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। ले लिया स्क्रीनशॉट? ठीक है, आगे चलते हैं। चलो अब हम पढ़ेंगे कोशिका भित्ति के कार्य। कोशिका भित्ति के कार्य। सबसे पहला कार्य, कोशिका को निश्चित आकृति तथा दृढ़ता प्रदान करना। कोशिका भित्ति कोशिका को एक निश्चित आकृति देती है और दृढ़ता माने कठोरनेस, मजबूती प्रदान करती है। नंबर 2, कोशिकाओं को आपस में बांधे रखना जीव द्रव्य तंतु को द्वारा। बेटे कोशिका भित्ति जो है ना, मान लो एक तो कोशिका ये है और एक कोशिका ये है, एक कोशिका ये है, तो इसके बाहर कोशिका भित्ति होगी। कोशिका भित्ति में से जो है ना बहुत सारे धागे धागे से निकलते हैं इस तरह, और ये धागे धागे आपस में कोशिकाओं को जोड़ के रखते हैं। इन धागों को कहते हैं जीव द्रव्य तंतुक। क्या कहते हैं? जीव द्रव्य तंतुक। ध्यान रखना। नंबर 3, पादप कोशिकाओं के बीच खाद्य पदार्थों के परिवहन में सहायता करना। मान लो इस कोशिका से कुछ खाद्य पदार्थ इसमें जाना है, तो कोशिका भित्ति परमिशन देगी जब ही तो जाएगा। भाई कोशिका कला से बाहर होती है कोशिका भित्ति, और कोशिका भित्ति केवल और केवल वनस्पति कोशिकाओं अर्थात पादप कोशिकाओं अर्थात पेड़ पौधों की कोशिकाओं में ही पाई जाती है। बस स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ले लिया? चलो आगे चलते हैं। अब हमें पढ़ना है कोशिका द्रव्य। भाई पहला पार्ट हमने कर लिया, पहला पार्ट हमने कोशिका का कवर हमने पढ़ लिया, कोशिका, प्लाज्मा झिल्ली और कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। अब हम बात करेंगे कोशिका द्रव्य की या साइटोप्लाज्म की। क्या होता है? प्लाज्मा झिल्ली और केंद्रक के बीच का संपूर्ण पदार्थ कोशिका द्रव्य कहलाता है। यह प्लाज्मा झिल्ली है और ये अंदर केंद्रक है, इसके बीच में जितना भी मटेरियल भरा हुआ है ये सब कहलाता है कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म। इसमें अनेक जीवित तथा निर्जीव संरचनाएं दिखाई देती हैं। कोशिका द्रव्य और केंद्रक ये दोनों जब आपस में मिलते हैं, कोशिका द्रव्य और केंद्रक, तो इसे कहते हैं जीव द्रव्य। क्या कहते हैं? जीव द्रव्य। स्क्रीनशॉट लो। ले लिया? चलो आगे चलते हैं। 5वां क्वेश्चन है हमारी एनसीईआरटी का। एनसीईआरटी का 5वां क्वेश्चन है कि रिक्त स्थान को भरिए। रिक्त स्थान भरने थे। एक तो रिक्त स्थान ये दे रखा था इन्होंने, यहाँ ये रिक्त स्थान था, और एक रिक्त स्थान दे रखा था ये 2 रिक्त स्थान थे। एक तरफ लिख रखा है प्रोकैरियोटिक कोशिका, एक तरफ लिख रखा है यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका का आकार इन्होंने बताया छोटा, यानी 1 से 10 माइक्रोमीटर, और यूकैरियोटिक कोशिका का आकार बड़ा होता है 5 से 100 माइक्रोमीटर। फिर बताया कि केंद्रकीय क्षेत्र में क्या लिखें। प्रोकैरियोटिक कोशिका का केंद्रक कैसा होता है, यही तो पूछ रहे। जबकि यूकैरियोटिक कोशिका के केंद्रक के बारे में इन्होंने बताया सुस्पष्ट, जो चारों ओर से झिल्ली से घिरा होता है। अब प्रोकैरियोटिक कोशिका में तो केंद्रक स्पष्ट थोड़ा ही होता है, विकसित ही नहीं होता, केंद्रक के चारों तरफ झिल्ली नहीं होती, और केंद्रक के अंदर पाए जाने वाले सारे अंग वैसे नहीं होते। तो केंद्रकीय क्षेत्र में रिक्त स्थान दिया था इन्होंने।
प्रोकैरियोटिक कोशिका के केंद्रक के बारे में लिखना था, यहाँ हमने लिखा बहुत कम स्पष्ट। इसमें झिल्ली नहीं होती, केवल क्रोमेटिन पदार्थ होता है, यानी कुछ धागे से पड़े होते हैं, उसे केंद्रकाय कहते हैं। तो हम उसे केंद्रक नहीं कहते, केंद्रकाय। उसके बाद नंबर 3, क्रोमोसोम 1 और इसमें क्रोमोसोम 1 से अधिक। फिर कहा झिल्ली युक्त कोशिका अंगक अनुपस्थित, यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोई भी कोशिकांग ऐसा नहीं होता जिसकी झिल्ली हो, जिसके चारों तरफ कवर हो, और यहाँ रिक्त स्थान दिया था। तो यूकैरियोटिक कोशिका के जितने भी कोशिका के अंग होंगे उनमें चारों तरफ एक बाउंड्री तो होगी, झिल्ली तो होगी, स्पष्ट रूप से दिखाई देंगे सारे अंग। झिल्ली युक्त कोशिका अंगक उपस्थित होते हैं। तो ये 2 रिक्त स्थान हमें करने थे, हमने कर दिया, स्क्रीनशॉट ले लो आप। ले लिया, आगे चलते हैं। चलो अब असली खेल शुरू होता है, ध्यान से समझना हर एक चीज को। हमें पढ़ना है कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले कोशिकांग, कौन कौन से अंग होते हैं कोशिका द्रव्य में। सबसे पहले हम बात करेंगे अंतः प्रद्रव्य जालक की, या अंतः प्रद्रव्य जालिका भी कहते हैं इसे, इंग्लिश में कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या शॉर्ट में हम कहते हैं ER। अंतः प्रद्रव्य जालिका ऐसी होती है, देखो दोनों चित्र देख लो, ऐसा चित्र आप बना के आ सकते हो। ये 3D है, ये बीच में तो हमारा केंद्रक है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के चारों तरफ आप देख रहे हो कुछ, ये पाइप है, ये पाइप है, ये भी पाइप, बहुत सी नलियां सी पड़ी हुई हैं, और ये नलियां आपस में भी जुड़ी हुई हैं। तो इस तरह की जो नलियां हैं ये भी ऐसी हैं, ये भी ऐसी। इन दोनों में एक फर्क है, फर्क यह है कि ये जो नलियां सी हैं इस तरह गोल गोल केंद्रक के चारों तरफ आपस में भी जुड़ी हुई, केंद्रक के चारों तरफ फैली हुई, इन्हें ही हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये भी। पर इन दोनों में फर्क यह है कि इस वाले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर देखा आपने दाने दाने से चिपक रहे, ये दाने दाने से होते हैं राइबोसोम्स। क्या होते हैं? राइबोसोम्स। और इसके ऊपर राइबोसोम्स नहीं चिपक रहे, तो इसे तो कहते हैं खुरदुरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इसे कहते हैं स्मूथ या चिकना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बहुत सारे इस तरह के छोटे छोटे पाइप से भी पड़े होते हैं, जिन्हें वेसिकल्स कहते हैं। तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 तरह का हुआ, एक तो रफ, एक तो स्मूथ। और चित्र आप ऐसा बना सकते हो, ये तो स्मूथ ही बना रखा सारा। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जैसे मान लो इसके ऊपर मैं दाने दाने बना दूं यहाँ इस तरह, ये राइबोसोम्स बना दूं इसके ऊपर, तो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो जाएगा, रफ माने खुरदुरा। ठीक है, तो ये चित्र ध्यान रखने हैं। लिखना क्या है अंतः प्रद्रव्य जालक में? सबसे पहले खोज करता, इसकी खोज करी थी पोर्टर नामक वैज्ञानिक ने। सूक्ष्म व चपटी नलिकाओं का जाल होता है, देखो चपटी नलिकाएं, ये नलिका यहां से तो चौड़ी है पर वैसे तो चपटी है ना, चपटी नलिकाओं का एक जाल है, छोटी और बड़ी नलिकाएं। यूनिट मेम्ब्रेन से घिरी संरचना, भाई ये जो है झिल्ली से तो घिरी हुई, देखो ये झिल्ली है इसके चारों तरफ, यानी एक दीवार है, एक लेयर है इसके चारों तरफ। प्लाज्मा झिल्ली या केंद्रक कला से जुड़ी रचना, ये जो होती है ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ किससे जुड़ी हुई? केंद्रक से, और बाहर की तरफ भी जुड़ी होती है। प्लाज्मा झिल्ली का मतलब कोशिका की जो बाउंड्री होती है उससे भी जुड़ी हुई होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। 3 रूपों में दिखाई देती हैं, आपको 3 रूप यहाँ देखने को मिलेंगे। नंबर 1, लंबी व चपटी नलिकाएं, जिन्हें कहते हैं सिस्टर्नी या कुंडलिकाएं। ये सिस्टर्नी है सारी हैं, ये लंबी व चपटी नलिकाएं, ये भी, ये सब क्या है? सिस्टर्नी। देखो लिखा हुआ है सिस्टर्नी, ये समझ रहे? लंबी व चपटी ये जो नलियां सी हैं इन्हें हम कहते हैं सिस्टर्नी। लंबी व चपटी नलिकाएं इन्हें कहते हैं सिस्टर्नी या कुंडिकाएं। अंडाकार थैलियां, वेसिकल्स या आशय, ये अंडाकार थैलियां हैं, ये जैसे ये है, ये है, ये है, अंडाकार थैलियां देखो, देख रहे आप, इन्हें कहते हैं वेसिकल्स। क्या कहते हैं इन्हें? वेसिकल्स। उसके बाद छोटी शाखित अनियमित नलिका, कैनाल या नलिका। छोटी शाखित अनियमित, छोटी हैं, शाखित हैं, अनियमित है, जैसे ये देखो छोटा सा हिस्सा पड़ा हुआ है एक अलग, ठीक है, कहीं और एक हिस्सा में ऐसा बना देता है ऐसा, तो ये क्या होती? इन्हें हम कहते हैं कैनाल या नलियां। अब इसमें एक चीज और समझनी है, देखो ध्यान से देखना। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के प्रकार, 2 प्रकार बताए थे।
पहला तो होता है रुक्ष या खुरदुरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके ऊपर राइबोसोम पाए जाते हैं। और दूसरा होता है चिकना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके ऊपर राइबोसोम नहीं होते, राइबोसोम युक्त राइबोसोम रहित, दो तरह के हो गए हैं। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। पता चल गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में? ले लिया स्क्रीनशॉट? ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कार्य, क्या काम करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हेडिंग है ईआर के कार्य। पहला कार्य, कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक के बीच विभिन्न पदार्थों का परिवहन। कोशिका द्रव्य और केंद्रक के बीच जो पदार्थों का आदान प्रदान होता है इन पाइपों के अंदर से ही होता है, जो ये नलियां हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। ठीक है। नंबर 2, कोशिका विभाजन के समय नई केंद्रक कला का निर्माण। जब भी कोशिका विभाजन होगा तो दो केंद्रक तो बनेंगे ही कम से कम, विभाजन में दो केंद्रक बनेंगे, एक के दो। तो जो केंद्रक बनेंगे उनमें केंद्रक कला भी चाहिए, केंद्रक की दीवार चाहिए। तो केंद्रक की दीवार इससे ही बनती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। नंबर 3, रुक्ष अंतः प्रद्रव्य जालिका यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर लगे राइबोसोम्स, जो में दाने दाने से थे, प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन का निर्माण भी होता है। और कौन सी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, जिसके ऊपर दाने दाने लगे होते हैं, खुरदुरा होता है जो, और वे दाने होते हैं राइबोसोम्स, और वे राइबोसोम्स ही प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। नंबर 4, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में वसा तथा ग्लाइकोजन का संश्लेषण होता है। जो स्मूथ माने चिकना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जिसके ऊपर राइबोसोम वाले दाने नहीं होते, उसमें वसा का निर्माण होता है और ग्लाइकोजन का। स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। ले लिया स्क्रीनशॉट? चलो आगे चलते हैं। देखो बेटे, हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे गोल्जी काए। ठीक है, हमें पढ़ना है गोल्जी काए या डिक्टियोसोम। गोल्जी बॉडी या डिक्टियोसोम, इसे गोल्जी अपरेटस भी कहते हैं। डिक्टियोसोम इसे कहते हैं पादप कोशिका में, वैसे तो गोल्जी काए ही कहते हैं इसे। ये चित्र है, देखो ये नलियां नलियां सी दिखाई दे रही है आपको, यहाँ भी दिखाई दे रही नलियां नलियां। चित्र ये ऐसा बना सकते हो आप, बहुत सारी नलियां बस ऐसे बनानी है आपको। ये तो 3D है, देखो अंदर से है ना नलियां, चपटी नलियां सी हैं। ये 3D है, 2D डायग्राम है। इनके अंदर, नलियों के अंदर जो भरा हुआ होता है ना द्रव, उसे कहते हैं मैट्रिक्स। क्या कहते हैं? मैट्रिक्स। और नलियों को कहते हैं हम लैमिली, और जो गोल गोल हैं इन्हें कहते हैं वेसिकल। ठीक है। और जो बड़े बड़े हैं उन्हें कहते हैं रिक्तिका या वैक्यूल। समझ में आई बात? ये चित्र तो आप ऐसा बना के आ जाना, चाहे ऐसा चाहे ऐसा, मर्जी आपकी है। गोल्जी काई या डिक्टियोसोम के बारे में लिखना क्या है? सबसे पहले खोजकर्ता पता होने चाहिए, कैमिलो गोल्जी। इन्हें नोबेल प्राइज मिला था कैमिलो गोल्जी को। ठीक है। 4 से 10 खोखली बेलनाकार मुड़ी हुई सिस्टर्नी का चट्टा। देखो ये सिस्टर्नी है सारी, इन्हें जो हम कह रहे हैं ना ये लैमिली हैं, इनका लैमिली सिस्टर्नी का चट्टा सा लगा होता है, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक, जैसे ये चट्टा लग रहा है, ये चट्टा लग रहा। छोटी थैलियां जो होती हैं उन्हें कहते हैं वेसिकल्स। छोटी थैलियां वेसिकल्स, जैसे ये वेसिकल है, ठीक है, ये वेसिकल है, ये वेसिकल्स हैं। छोटी थैलियों को हम कहते हैं वेसिकल्स। और बड़ी गोल जो हैं वे रिक्तिकाएं हैं। ये बड़ी बड़ी गोल जो हैं ये क्या है? रिक्तिकाएं हैं बड़ी बड़ी। जो जितनी बड़ी बड़ी गोल होंगी वे रिक्तिकाएं होंगी। उत्तल सतह पर नए सिस्टर्नी निर्माण होते हैं। उत्तल सतह, एक तो सतह अवतल होगी, एक उत्तल माने उभरी हुई उठी हुई सतह। जैसे ये उत्तल सतह है, ये उत्तल सतह है, तो नया निर्माण यहां होगा। ठीक है। अवतल सतह पर स्रावी रिक्तिका अलग होती रहती हैं। अवतल सतह पर यहां से, ये अवतल कहते हैं धसे हुए को, यहां से ये अलग होती चली जाएंगी। यहाँ एक और छोटी बनानी चाहिए थी इस तरह, एक और छोटी, एक और छोटी। तो यहाँ से जो भी अलग होगा वो यहाँ से होगा अलग, और यहाँ नई बनती रहेंगी, इस जगह नई बनती रहेंगी ये नलियां सी सिस्टर नहीं। पादप कोशिकाओं में ये छोटे छोटे समूह में पाए जाते हैं, जिन्हें हम कहते हैं डिक्टियोसोम। पादप कोशिका में छोटी होती हैं ये, और कम ग्रुप में पाई जाती हैं। पादप कोशिकाओं में ही हम इन्हें गोल्जी काइना कह के डिक्टियोसोम कहते हैं।
जीवाणु व नीले हरे शैवाल में अनुपस्थित होते हैं गोल्जी कॉय। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लो। ले लिया? आगे चलते हैं चलो। अब गोल्जी काय के कार्य हमें सीखने हैं, क्या क्या कार्य करता है गोल्जी काय के कार्य। नंबर 1, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनने वाले प्रोटीन व एंजाइम को संग्रहित करना, उसे इकट्ठा करके रखता है। नंबर 2, कोशिका की सभी स्राव क्रियाओं का नियमन, जो कोशिका सिक्रीट करती है, स्रावित करती है, कुछ द्रव पदार्थों को निकालती है ना कोशिका, उसका कंट्रोल गाल्जी का ही करता है। नंबर 3, लाइसोसोम का निर्माण। लाइसोसोम क्या है अभी पढ़ेंगे, उसका निर्माण भी गोल्जी का ऐसे ही होता है। नंबर 4, शुक्र जनन में एक्रोसोम का निर्माण। शुक्र जनन हम पढ़ेंगे क्लास 10th में, और उसमें एक्रोसोम क्या होता है, उसका निर्माण शुक्र जनन के लिए ही होता है। ठीक है, यह भी कहा होता है गोल्जी काय में। कोशिका विभाजन के समय कोशिका पट्टी यानी सेल प्लेट का निर्माण, तो सेल प्लेट भी किससे बनती है, गोल्जी काय से बनती है। नंबर 6, कोशिका भित्ति के लिए हैमी सेल्यूलोज का निर्माण व स्राव। कोशिका भित्ति में हैमी सेल्यूलोज, आपको बताया था कि कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है, तो वो जो सेल्यूलोज है उससे बनने के लिए हेमी सेल्यूलोज की आवश्यकता है। हेमी सेल्यूलोज का निर्माण इसी से ही होता है, गोल्जी काय से, गोल्जी अपरेटस से। नंबर 7, सभी पदार्थों का स्राव, जैसे गोंद निकलेगा तो यहां से निकलेगा, आपने देखा बहुत सारे पेड़ पौधों में गोंद निकलता है, रेजिन आदि। ठीक है, ये सब किसके कारण स्रावित होते हैं, गोल्जी काय के कारण। ये कार्य हैं इसके सब। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ले लिया स्क्रीनशॉट? चलो आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं गोल्जी अपरेटस के खोजकर्ता के बारे में। थोड़ा सा बुक में दे रखा है, पढ़ लो इनके बारे में। अभी मैंने बताया था कि इन्हें नोबेल प्राइज मिला था इस खोज पर। ये हैं कैमिलो गोल्जी। कैमिलो गोल्जी का जन्म 7 जुलाई 1843 को ब्रेसिका के समीप कोर्टानो में हुआ था। उन्होंने पाविया विश्वविद्यालय से मेडिसिन का अध्ययन किया। 1865 में स्नातक के बाद उन्होंने पाविया के सेंट मैटियो के अस्पताल में अध्ययन जारी रखा। उस समय उनकी सारी खोज तंत्रिका तंत्र से संबंधित थी। 1872 में उन्होंने एबिया टेग्रेसो के एक दीर्घकालिक रोग के अस्पताल में मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी का पदभार ग्रहण किया। उन्होंने सबसे पहले अपनी खोज इस अस्पताल के किचन में तंत्रिका तंत्र पर की। उन्होंने इस छोटी सी किचन को प्रयोगशाला बना लिया था। उनका सबसे महत्वपूर्ण कार्य यह था कि उन्होंने अकेली तंत्रिका तथा कोशिका संरचनाओं को अभिरंजित करने की क्रांतिकारी विधि प्रदान की। इस विधि को ब्लैक रिएक्शन के नाम से जाना गया। इस विधि में उन्होंने सिल्वर नाइट्रेट के तनु घोल का उपयोग किया था, और विशेषतः यह कोशिकाओं की कोमल शाखाओं की प्रक्रियाओं का मार्ग पता लगाने में महत्वपूर्ण था। सारा जीवन वे इसी दिशा में कार्य करते रहे और इस विधि में सुधार करते रहे। गोल्जी ने अपने शोध के लिए उच्चतम उपाधि तथा पुरस्कार प्राप्त किए। सन 1906 में इन्हें सेंटियागो रेमेनी कजाल के साथ संयुक्त रूप से तंत्रिका तंत्र की संरचना कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो थोड़ा सा इनका ध्यान रखना, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, वैसे आपकी बुक में है ये पूरा लिखा हुआ। चले बेटे आगे चलो। देखो, अब हम आते हैं अपने तीसरे कोशिकांग पर। हमने कोशिका भित्ति पढ़ी थी, कोशिका कला पढ़ी थी, फिर उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा, फिर गोल्जी अपरेटस पढ़ा। अब हम आते हैं सी पार्ट पर, लाइसोसोम। अभी मैंने बताया था कि लाइसोसोम में अभी क्लियर कर दूंगा। लाइसोसोम ऐसी थैलियां सी होती हैं इस तरह की, देखो काट के दिखा रखा है। इसमें एक तो ये मेम्ब्रेन है यानी कला, इसकी इसकी कला है, कवर है इसका। अंदर जो है वो भरा होता है, उसे कहते हैं ल्यूमेन। और इसके अंदर बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, जैसे ये डाइजेस्टिव एंजाइम है, पाचक एंजाइम। प्रोटीन भी होता है इसके अंदर।
एंजाइम और सबस्ट्रेट दोनों आपस में मिले हुए हैं यहाँ, कुल मिला के आपको पता होना चाहिए इसके अंदर प्रोटीन होता है और पाचक एंजाइम होते हैं। देखो लाइसोसोम, लाइसोसोम में सबसे पहले पता होना चाहिए, इसकी खोज करने वाले थे डी डुवे 1955 में। जल अपघटनीय एंजाइम की भरी थैलियां हैं ये, यानी इनमें पाचक एंजाइम भरे होते हैं, जल अपघटनीय एंजाइम कह दो या पाचक एंजाइम। लाइसोसोम का अर्थ होता है पाचक काय, यानी जो पचा दे, किसी भी चीज को डाइजेस्ट कर दे। यदि ये फट जाना तो पूरी कोशिका को पचा जाएगी, खा जाएगी पूरी कोशिका को, इसलिए इसे सुसाइडल बैग भी कहते हैं। पादप कोशिका में कम व जंतु कोशिका में अधिक होती हैं। गोल्जी वेसिकल से बनती हैं। गोल्जी कॉय में हमने देखा छोटे छोटे से वे गोले गोले से थे, वेसिकल्स उनसे ही बनते हैं लाइसोसोम। कार्य देखो जरा लाइसोसोम के क्या हैं, क्या क्या कार्य हैं। नंबर 1, खाद्य पदार्थों व बाह्य पदार्थों का पाचन करना, क्योंकि इसमें पाचक एंजाइम होते हैं ना। इनके फटने से कोशिका का स्वय पाचन भी हो जाता है, कोशिका अपने आप ही पूरी की पूरी पच जाती है। इस क्रिया को स्वलयन या ऑटोलाइसिस कहते हैं, या स्वय नष्टीकरण भी कहते हैं। अपने आप पूरी कोशिका खत्म इनके फटने से। मृत या बीमार कोशिकाओं को लाइसोसोम ऐसे ही नष्ट करते हैं। जो कोशिका मर जाएगी या बीमार हो जाएगी तो लाइसोसोम फट जाएंगे और पूरी कोशिका को खत्म कर देंगे, पचा जाएंगे पूरी कोशिका को। इसलिए इन्हें आत्मघाती थैले भी कहते हैं, सुसाइडल बैग। हम लाइसोसोम को सुसाइडल बैग इसीलिए कहते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, ले लिया? चलो आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया की, बहुत इंपॉर्टेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया या कॉन्ड्रियोसोम भी कहते हैं, ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया। देखो ध्यान से, 3D स्ट्रक्चर है इसमें, जो है ऐसा लग रहा है जैसे चप्पल या जूता हो एक, और अंदर जो है इसके फिर एक और लेयर है, और उसके अंदर वाले हिस्से में कुछ भरा हुआ है। ठीक है, तो यहां शुरू करते हैं कि सबसे पहले तो ये आपकी बाहरी परत तो ये है, ये तो बाहरी परत है, आउटर मेम्ब्रेन कह सकते हो आप इसे। ये सारी आउटर मेम्ब्रेन है। क्या है? आउटर मेम्ब्रेन। और अंदर वाली मेम्ब्रेन ये है, देखो ये देख रहे हो आप, ये अंदर वाली मेम्ब्रेन है सारी। आउटर मेम्ब्रेन तो ज्यादातर सीधी सीधी थी, पर अंदर वाली मेम्ब्रेन में ये अंदर की तरफ को बाहर से दिखाई दे रहा है आपको, जैसे ये है, जैसे ये अंदर को उंगलियां सी निकली हुई अंदर की तरफ, जैसे ये है, जैसे ये है, ये अंदर वाली परत है। ठीक है, इसे कहते हैं इनर मेम्ब्रेन। और ये जो उंगलियां सी अंदर को निकली हुई ना, ये उंगलियां सी, इन्हें कहते हैं क्रिस्टी। क्या कहते हैं? क्रिस्टी। और इसके अंदर जो नीला नीला लिक्विड भरा हुआ है, इसे कहते हैं मैट्रिक्स। क्या कहते हैं? मैट्रिक्स। अब जब आप एक क्रिस्टी को देखोगे ना, तो क्रिस्टी के ऊपर इस तरह बहुत सारी घुंडियां सी लगी होती हैं, इस तरह ये। ठीक है, जैसे नीचे चित्र में दिखाया गया, एक क्रिस्टी है, क्रिस्टी के ऊपर ये घुंडियां सी देख रहे हैं आप, ये देख रहे हैं ना? तो ध्यान रखना है, इन घुंडियों को हम कहते हैं ऑक्सीसोम। क्या कहते हैं? ऑक्सीसोम। इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल। तो चित्र आपको ये बनाना आना चाहिए, इसे चाहे आप 3D ना बनाओ, 2D बना लो। 2D ऐसे बना लो कि एक इस तरह बना के और अंदर की तरफ को ये उभार से दिखा दो, ऐसे देख रहे आप, ऐसे ऐसे भी बना सकते हो आप। तो जब माइटोकॉन्ड्रिया या कॉन्ड्रियोसोम का क्वेश्चन आएगा तो आपको एक तो चित्र बनाना है। इसकी खोज करी थी अल्टमान ने 1900 में। कोशिका का पावर हाउस कहते हैं इसे, दूसरा नाम इसका कोशिका का पावर हाउस है, क्योंकि इसके अंदर जो श्वसन क्रिया में जो ऊर्जा बनती है ना, वो ऊर्जा एटीपी के रूप में इसके अंदर ही इकट्ठी होती है। ये एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में एनर्जी को स्टोर करके रखता है अपने अंदर। जब भी जैविक क्रियाओं के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो यहीं से ही ऊर्जा प्राप्त होगी, माइटोकॉन्ड्रिया से। हर समय तो हम खाना नहीं खाते ना, यदि खाना आपने एक दिन नहीं भी खाया तब भी आप काम तो कर ही सकते हो पूरे दिन। तो आपको ऊर्जा कहाँ से मिल रही? यहाँ से, माइटोकॉन्ड्रिया से। हमारे शरीर में लाखों करोड़ों अरबों खरबों कोशिकाएं हैं, हर एक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया हैं बहुत सारे, और उन माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा इकट्ठी रहती है एटीपी के रूप में, और वहां से हमें लगातार कार्य करने के लिए ऊर्जा मिलती रहती है।
इसलिए हम कहते हैं कि हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो कोशिका का क्या कहलाता है, पावर हाउस। कोशिका का पावर हाउस या ऊर्जा ग्रह, ये इसका दूसरा नाम है। कोशिका द्रव्य में कणों, तंतु, गोलों, छड़ों के रूप में होता है। कोशिका द्रव्य में पाया जाता है कणों के रूप में, तंतुओं यानी धागों के रूप में, गोलों के रूप में, छड़ों के रूप में। अब इसकी संरचना की बात करते हैं, चलो। दोहरी दीवार वाले थैले या फ्लास्क के समान। बताओ, दो नहीं है क्या परत, दो लेयर हैं। दीवारें वसा और प्रोटीन की बनी होती हैं, 3 स्तरों की हर एक दीवार। दीवारों के बीच का स्थान बाह्य कक्ष कहलाता है। ये भाई, ये तो आउटर लेयर है या इनर, इनके बीच में जो जगह है ना, इसे कहते हैं बाह्य कक्ष। भीतरी दीवार में अंगुली जैसे उभार होते हैं जिन्हें हम कहते हैं क्रिस्टी। सवाल आता है पेपर में, क्रिस्टी क्या है। क्रिस्टी के ऊपर कण लगे होते हैं जिन्हें हम कहते हैं ऑक्सीसोम या प्रारंभिक कण या F1 पार्टिकल। F1 कणों में एटीपी निर्माण के एंजाइम होते हैं। गुहा में तरल पदार्थ जो भरा हुआ है नीले रंग का, उसे कहते हैं मैट्रिक्स। ये श्वसन एंजाइम इसमें होते हैं, राइबोसोम और डीएनए होते हैं इसके अंदर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ले लिया स्क्रीनशॉट, चलो आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य की। क्या काम करता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य, नंबर 1, माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है जिससे ऊर्जा उत्पन्न होती है। नंबर 2, यह ऊर्जा एटीपी के रूप में माइटोकॉन्ड्रिया में ही एकत्रित कर ली जाती है। इसलिए ही माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। नंबर 3, एटीपी को कोशिका का ऊर्जा का सिक्का कहते हैं। एटीपी को कहते हैं कोशिका का ऊर्जा का सिक्का, क्योंकि आवश्यकता पड़ने पर एटीपी को ही ऊर्जा स्रोत के रूप में प्रयोग किया जाता है। नंबर 4, माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना सक्रिय कोशिकाओं जैसे तंत्रिका कोशिका व पेशी कोशिकाओं में अधिक होती है। मतलब कहने की बात यह है, जो हमारे शरीर की सक्रिय कोशिकाएं हैं जो लगातार कार्य करती हैं, जिन्हें लगातार ऊर्जा की आवश्यकता है, उनमें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या सबसे ज्यादा होगी। स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। ले लिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं नंबर ई पर, लवक की। नंबर ई पर बात करेंगे लवक या प्लास्टिड्स। लवक जैसे वर्णी लवक, हरित लवक, अवर्णी लवक, 3 तरह के लवक होते हैं। हरित लवक का आपको पता ही है क्या काम है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन का निर्माण करना। वर्णी लवक का काम क्या है, वर्णी लवक माने जो बहुत बढ़िया बढ़िया रंग प्रदान करता हो फ्लावर्स को और फ्रूट्स को, यही काम है बस इसका, एट्रैक्शन पैदा करना। और अवर्णी लवक का काम है कि जो भूमिगत पौधों के भाग कुछ भूमि के अंदर होते हैं ना, वे भोजन इकट्ठा करके मोटे हो जाते हैं। जैसे आपने देखा आलू, आलू, मूली, गाजर, सलजम, चुकंदर, ये सब में ल्यूकोप्लास्ट पाया जाता है, अवर्णी लवक। चलो डिटेल में बात करते हैं। लवक जीवाणु, कवक व नीले हरे शैवालों के अतिरिक्त सभी पादप कोशिकाओं में लवक पाए जाते हैं। ये गोल, अंडाकार व चपटे होते हैं। लवक केवल पादप कोशिकाओं में, प्लांट्स में ही पाए जाते हैं। हमें लवक की आवश्यकता नहीं है, हमें लवक की आवश्यकता नहीं, ना तो हमें क्लोरोफिल की आवश्यकता, ना हमें वर्णी लवक की आवश्यकता है, ना हमें अवर्णी लवक की आवश्यकता है। बात करते हैं लवक के प्रकार की। लवक 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट। हरित लवक का आपको पता ही है सारा, क्लोरोप्लास्ट का। इनमें पर्णहरिम या क्लोरोफिल होता है। ये कोशिकाओं को हरा रंग देते हैं। सूर्य के प्रकाश में इनमें कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण होता है। आपको पता है सूर्य के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हरित लवक के कारण ही होती है, जिससे कार्बोहाइड्रेट या मंड का निर्माण होता है। स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। ले लिया, चलो। हरित लवक के बाद जो दूसरा लवक हमें पढ़ना है वो होता है बेटे वर्णी लवक यानी क्रोमोप्लास्ट, एक विशेष रंग प्रदान करने वाला। ये रंग बिरंगे होते हैं जो फूलों व फलों को आकर्षक रंग प्रदान करते हैं। ठीक है, इनका यही काम है सिर्फ। जैसे जब हरी मिर्च लगी पौधे पर तो वो हरी थी, उसमें क्या था, उसमें हरित लवक था, क्लोरोप्लास्ट।
और जब वो हरी मिर्च पकने लगी तो लाल रंग की हो जाएगी वो, यानी वो क्रोमोप्लास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, वो क्लोरोप्लास्ट, यानी हरित लवक वर्णी लवक में बदल जाता है। इसी तरह आम पकने पर हरे से कैसा हो जाता है, पीला या लाल सा हो जाता है ना, तो हरित लवक वर्णी लवक में बदल जाता है, जिससे फल कैसे हो जाएं, फल और फूल कैसे हो जाएं, आकर्षक, अट्रैक्टिव हो जाएं, उनकी तरफ ध्यान जाए कि मैं पक गया मुझे खा लो। ठीक है। तीसरा होता है अवर्णी लवक या ल्यूकोप्लास्ट। ये रंगहीन लवक होते हैं, इनमें कोई कलर नहीं है, इनमें मंड तथा वसा प्रोटीन के रूप में संग्रहित रहते हैं। इनका काम तो भोजन को इकट्ठा करना है। जैसे मैंने बताया भूमिगत बहुत सारे भाग होते हैं पौधे के जिनमें भोजन इकट्ठा रहता है। स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, ले लिया? चलो अब हम बात करेंगे हरित लवक को, थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट, ये है चित्र हरित लवक का, चित्र बनाने के लिए आता है। इसे अंदर से काट के दिखा रखा है। ये इसमें जो है ना बाहरी झिल्ली, ये तो बाहरी झिल्ली है आपकी, ये तो बाहरी झिल्ली है, और ये आंतरिक झिल्ली है अंदर वाली, यानी दोहरी लेयर है इसमें। और आपने देखा है सिक्के से चट्टे लगे हुए, एक चट्टा दूसरा चट्टा तीसरा, कई सारे चट्टे हैं। ठीक है। इस एक चट्टे को हम ग्रेना या ग्रेनम कहते हैं, एक चट्टे को। और हर एक सिक्के को, ये सिक्का उसके नीचे सिक्का उसके नीचे, इस तरह है ना, एक सिक्के को कहते हैं थाइलेकॉइड। और ये आपस में चट्टे जुड़े भी हुए, देखो ये जो जुड़ते हैं ना आपस में, इस वाले हिस्से को कहते हैं स्ट्रोमा लैमिली या स्ट्रोमा पटली का। ठीक है। देखो हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट नंबर 1 केवल हरी पादप कोशिकाओं में होते हैं। हरित लवक तो हरी कोशिकाओं में होंगे, प्लांट सेल में। नंबर 2 दोहरी परत का बना होता है, अभी बताया था, आंतरिक झिल्ली और बाहरी झिल्ली। नंबर 3 इनके अंदर प्रोटीन से बना पारदर्शी पदार्थ होता है जिसे हम कहते हैं स्ट्रोमा। अंदर जो भरा हुआ वो सारा स्ट्रोमा है, जो नीला नीला सा आपको दिखाई दे रहा होगा, हल्के कलर का स्ट्रोमा है। नंबर 4 स्ट्रोमा में राइबोसोम व डीएनए अणु होते हैं, इसमें राइबोसोम और डीएनए अणु भी होंगे। नंबर 5 गोल रचनाओं के चट्टे जो हैं उन्हें कहते हैं ग्रेनम या ग्रेना भी कह सकते हैं। नंबर 6 प्रत्येक ग्रेनम की एक इकाई, यानी ये सिक्के सिक्के से जो इंटे रखी हुई, हर एक इकाई को थाइलेकॉइड कहते हैं, हर एक सिक्के को। नंबर 7 ग्रेना या ग्रेनम को आपस में जोड़ने वाली जो झिल्ली है, ये झिल्लियां सी हैं जो आपस में इन्हें जोड़ रही, इन्हें कहते हैं स्ट्रोमा लैमिली या स्ट्रोमा पटली का भी कह सकते हो आप, स्ट्रोमा लैमिली या स्ट्रोमा पटली का। स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, ले लिया? चलो आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे लवक के कार्य। लवक में प्लास्टिड्स, 3 तरह के लवक पढ़े हमने, 3 ही कार्य होंगे इनके। नंबर 1 हरित लवक में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है जिसके कारण कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। नंबर 2 अवर्णी लवक पौधों के विभिन्न भागों में खाद्य पदार्थ संग्रहित करते हैं, भूमिगत भागों में, ऊपर भी, फलों में भी। वर्णी लवक पुष्पों को रंग बिरंगा, चटकीला व आकर्षक बनाता है, पुष्पों को और फलों को भी, फल भी लिख लेना इसमें। ठीक है। स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट लो, ले लिया स्क्रीनशॉट? चलो आगे चलते हैं। अब हमें पढ़ना है बेटे एनसीईआरटी के फिर पाठगत प्रश्न आगे। छठा क्वेश्चन देखो, क्या आप ऐसे 2 अंगकों का नाम बता सकते हैं जिनमें अपना आनुवांशिक पदार्थ होता है? हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है डीएनए, लवक में भी होता है डीएनए। आनुवांशिक पदार्थ का मतलब डीएनए है, तो डीएनए इसमें भी और इसमें भी, दोनों में पढ़ा हमने। नंबर 7 यदि किसी कोशिका का संगठन किसी भौतिक अथवा रासायनिक प्रभाव के कारण नष्ट हो जाता है तो क्या होगा? यदि उसका संगठन ही खत्म हो गया, उसके कोशिका के अंग खत्म हो गए तो क्या होगा? सारी क्रियाएं रुक जाएंगी, कोशिका मर जाएगी। कोशिका में श्वसन, पोषण, उत्सर्जन, प्रोटीन निर्माण आदि सभी कार्य रुक जाएंगे जिसके कारण कोशिका मृत हो जाएगी, यानी कोशिका की क्या हो जाएगी? मृत्यु। स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया? आगे चलते हैं। चलो एक और क्वेश्चन आया, 8वां क्वेश्चन है लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं? बता दोगे? अभी पढ़ाया था।
लाइसोसोम में पाचक एंजाइम होते हैं, इनके फटने पर ये पूरे कोशिका द्रव्य को पचाकर या खाकर नष्ट कर देते हैं, इसलिए इन्हें आत्मघाती थैले कहते हैं। नंबर 9, कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? अंतः प्रद्रव्य जालक पर लगे राइबोसोम्स पर। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जो राइबोसोम लगे हुए थे वही तो प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। ले लिया? आगे चलते हैं चलो। अब आए हैं नंबर एफ पर, और नंबर एफ है बेटे रसधानी या रिक्तिका या वैक्यूल। ये है, देख लो इसे ध्यान से। ये तो पादप कोशिका है, इसमें ये वाला हिस्सा जो सबसे बड़ा है ना, ये इसे कहते हैं रसधानी या रिक्तिका या वैक्यूल। ठीक है, ये है सबसे, सिर्फ पादप कोशिका में होती है, प्लांट सेल में, जंतु कोशिका में नहीं होती है। ये तो पूरी कोशिका दिखा दी, पर कोशिका में सबसे बड़ा हिस्सा रिक्तिका का ही है इसका, और इतना बड़ा है कि केंद्रक को भी एक तरफ को हटा दिया कि तू एक तरफ को हो जाए, ये केंद्रक है। मतलब जंतु कोशिका में तो केंद्रक बीच में मिलेगा, जबकि इस पादप कोशिका में केंद्रक किनारे पे इसलिए होता है क्योंकि रिक्तिका को सबसे ज्यादा जगह चाहिए, सबसे ज्यादा जगह चाहिए रिक्तिका को। देखो, ठोस अथवा तरल पदार्थों की संग्राहक थैलियां होती हैं, या तो इनमें ठोस और तरल पदार्थ इनमें भरा होता है। जंतु कोशिकाओं में बहुत छोटी, जबकि पादप कोशिका में बहुत बड़ी होती हैं। इनका जो आवरण होता है उसे कहते हैं रिक्तिका कला या टोनोप्लास्ट। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं टोनोप्लास्ट से कि सर टोनोप्लास्ट क्या है। तो टोनोप्लास्ट का मतलब रिक्तिका का जो कवर है, आवरण है। धानियों में कोशिका रस भरा होता है। धानी, इसे आप रस धानी को धानी भी कह सकते हो। कोशिका रस होता है इसके अंदर, ठोस या द्रव अवस्था में। कोशिका रस में खनिज लवण, कार्बोहाइड्रेट, अमीनो अम्ल, कार्बनिक अम्ल, वर्णक आदि पदार्थ घुले होते हैं। इसमें, इसके अंदर जो कोशिका रस है उसमें ये चीजें होती हैं। खनिज लवण होते हैं जैसे क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। कार्बोहाइड्रेट होता है, अमीनो अम्ल होता है, कार्बनिक अम्ल होता है, वर्णक आपको बताए, वर्णक रंग देने वाले पदार्थ होते हैं। इनसे ही तो बहुत सारी चीजें रंगीन दिखाई देती है, रसधानी से। फूल जो इतने रंगीन दिखाई देते हैं ना, इसके अंदर ही होता है कलर। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, ये संरचना होगी इसकी। अब इसके कार्य देख लो आप। रसधानी के कार्य, क्या कार्य है? नंबर 1, कोशिका को स्फीति प्रदान करना। इसके अंदर पूरा लिक्विड भरा हुआ होगा तो कोशिका में भी एक खिंचाव होगा जिससे कोशिका वृद्धि होगी। नंबर 2, जल, भोजन व उत्सर्जी पदार्थों का भंडारण इसके अंदर होता है। नंबर 3, रंगीन पदार्थों द्वारा पुष्पों को आकर्षक रंग प्रदान करना। वर्णक होते हैं ना इसके अंदर, तो पुष्प जो अट्रैक्टिव होते हैं वो इस रिक्तिका या रसधानी के अंदर जो वर्णक भरे हुए हैं, जो कलर भरा हुआ है, उस कलर की वजह से पूरा फ्लावर इतना रंगीन दिखाई देता है। स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। ले लिया बेटे? चलो आगे चलते हैं। अब हम पहुंचे हैं तीसरे पार्ट पर, केंद्रक। हमने कोशिका द्रव्य के अंदर जितने भी कोशिकांग है ना उन्हें पढ़ा, सबको जो इंपॉर्टेंट थे। अब हम आगे बिल्कुल सेंटर में कोशिका के, और सेंटर में होता है केंद्रक या न्यूक्लियस। केंद्रक या न्यूक्लियस के बारे में पढ़ना है। ये चित्र है, इस चित्र को देखो ध्यान से। ये तो अंतः प्रद्रव्य जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसके ऊपर चिपका हुआ है, इसे तो देखने की जरूरत नहीं है। बाहर है इसके केंद्रक झिल्ली, ये सारी की सारी केंद्रक झिल्ली है। ठीक है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखनी है कि इस केंद्रक झिल्ली में बीच बीच में छिद्र हैं बहुत सारे, जिसे कहते हैं नाभिकीय छिद्र या केंद्रक छिद्र। इसके अंदर बहुत सारे धागे से पड़े हुए होते हैं, जिसे, इन धागों के जाल को हम कहते हैं क्रोमेटिन जाल। और इसके अंदर देखो छोटी सी ये केंद्रिका है, अंदर जो पड़े हुए हैं दाने दाने से, ये राइबोसोम है, सारे राइबोसोम। ठीक है। अब देखो, अब समझो इसके बारे में। चित्र तो बना लोगे आप, किताब में भी आपके केंद्रक या न्यूक्लियस। केंद्रक कोशिका की सभी जैविक क्रियाओं का नियंत्रण करता है, इसलिए इसे कोशिका का नियंत्रण कक्ष या कंट्रोल रूम कहते हैं। मतलब कोशिका में जितनी भी जैविक क्रियाएं होंगी
उन सभी जैविक क्रियाओं को कंट्रोल करने का काम कहाँ से होता है? केंद्रक से। बीच में होता है केंद्रक, यही कंट्रोल करेगा श्वसन को, उत्सर्जन को, जितनी भी जैविक क्रियाएं हैं, प्रोटीन संश्लेषण को। इसलिए कहते हैं इसे नियंत्रण कक्ष या कंट्रोल रूम। इसके खोजकर्ता थे रॉबर्ट ब्राउन। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने करी थी और केंद्रक की खोज करी रॉबर्ट ब्राउन ने। बिना केंद्रक वाली जो कोशिका होती है ना, ध्यान से समझना, ऐसी कोशिकाएं भी होती हैं जिनमें केंद्रक नहीं होता, उन्हें कहते हैं एन न्यूक्लिएट। लाइट भाग गई, 1 मिनट में रीस्टार्ट हो जाएगा बोर्ड, कोई बात नहीं, भागने दो लाइट को। 1 मिनट में बोर्ड रीस्टार्ट हो जाएगा, फिर हम शुरू करते हैं। हमारा चैप्टर खत्म होने वाला है, चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा बेटे। और ये चैप्टर जितने भी मैंने वन शॉट कराए हैं, कक्षा 9 वालों को, 10 वालों को, जितने भी वन शॉट कराए हैं साइंस के, उन्हें देख लेना एक बार जरूर। यदि आप कक्षा 9 या 10 से बड़ी क्लास में हो तो आपको वन शॉट देख लेने चाहिए, ठीक है? जैसे कि ये भी एक वन शॉट है। वन शॉट में पूरे चैप्टर का रिवीजन हो जाता है और आप अपनी अनुसार लेक्चर की स्पीड को अरेंज कर सकते हो, अपने अनुसार जितनी स्पीड आपको चाहिए उस अकॉर्डिंग आप पढ़ सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। देखो केंद्रक पढ़ रहे थे ना हम, केंद्रक, बस थोड़ा सा काम रह गया हमारा, कंप्लीट ही है बस चैप्टर, इसे पूरा कर लेते हैं जो थोड़ा सा रह गया काम। केंद्रक पढ़ रहे थे ना, देखो हमने केंद्रक में क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि बिना केंद्रक वाली जो कोशिका होती है उसे कहते हैं एन न्यूक्लिएटिड, और जो बहुकेंद्रीय कोशिका है, ऐसी कोशिका जिसमें बहुत सारे केंद्रक हैं, उसे कहते हैं सोइनोसाइट्स, ठीक है, या सीनोसाइट्स कह दो। अब हम बात करेंगे केंद्रक के भाग की। केंद्रक में कौन कौन से पार्ट होते हैं? 4 भाग होते हैं केंद्रक में। नंबर 1 केंद्रक आवरण, केंद्रक का जो कवर है। नंबर 2 केंद्रक द्रव्य, केंद्रक के अंदर जो भरा हुआ है। नंबर 3 क्रोमेटिन धागे, जो ये धागों का जाल सा है। नंबर 4 केंद्रिका, केंद्रिका ये है, ठीक है? स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, ले लिया स्क्रीनशॉट? चलो आगे चलते हैं। अब हम इन चारों की बात करेंगे बारी बारी से। सबसे पहले हम बात करते हैं केंद्रक के आवरण की। 2 झिल्लियों से बना हुआ होता है बेटे, डबल लेयर वाला। अनेक केंद्रक छिद्र होते हैं, इसमें छिद्र बहुत सारे मिलेंगे आपको। केंद्रक व कोशिका द्रव्य के बीच पदार्थों के आदान प्रदान का नियमन करना। मतलब ये जो छिद्र हैं और जो केंद्रक का आवरण है, वो केंद्रक के अंदर और बाहर जो पदार्थों का आदान प्रदान है उसे कंट्रोल करता है, जब तो इसमें केंद्रक छिद्र होते हैं इतने सारे। दूसरा हमें पार्ट इसका पढ़ना है केंद्रक द्रव्य। पारदर्शी होता है, अर्ध तरल होता है, कणिकीय पदार्थ इसमें होते हैं, और क्रोमोनिमेटा या क्रोमेटिन तंतु भी होते हैं, वे केंद्रिका भी होती है। ये सारी चीज होती हैं इसके अंदर। स्क्रीनशॉट लो, ले लिया? द्रव्य माने होता है पदार्थ, केंद्रक द्रव्य का मतलब केंद्रक के अंदर पाया जाने वाला पदार्थ। अब हम बात करेंगे केंद्रक जालिका की। केंद्रक के अंदर जो जाल है, क्रोमेटिन तंतु या क्रोमोनिमेटा का जाल होता है बेटे। कोशिका विभाजन के समय यह जाल स्पष्ट तंतुओं के रूप में बदल जाता है। कोशिका विभाजन के समय बिल्कुल अलग अलग दिखाई देंगे सारे धागे, और उन्हें कहते हैं गुणसूत्र या क्रोमोसोम्स। यानी गुणसूत्र और क्रोमोसोम्स, या तो गुणसूत्र कह दो या तो क्रोमोसोम्स, ये केवल आपको तभी दिखाई देंगे जब कोशिका विभाजन की क्रिया चल रही होगी, उससे पहले नहीं दिखाई देंगे। केंद्रक जालिका का निर्माण न्यूक्लियोप्रोटीन यानी न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से होता है। केंद्रक में जो जाल सा आपने देखा गुणसूत्रों का, उसका निर्माण न्यूक्लियोप्रोटीन से होता है। और न्यूक्लियोप्रोटीन का मतलब न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन। ये सवाल आते हैं जितने भी हेडिंग में, मैं हर एक पॉइंट, छोटे छोटे पॉइंट जो बताता हूँ ना, ये सारे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है जो एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, ध्यान रखना इस बात का।
केंद्रक में दो प्रकार के न्यूक्लिक एसिड होते हैं। एक तो होता है डीएनए। डीएनए केवल गुणसूत्रों में मिलेगा, और डीएनए के जो भाग हैं उन्हें हम कहते हैं जीन। डीएनए का एक पार्ट, एक हिस्सा ही होता है जिसे हम जीन कहते हैं। और एक होता है आरएनए। ये तो डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड है, और ये है राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और ये राइबो न्यूक्लिक एसिड आरएनए। ठीक है। केंद्रक व कोशिका द्रव्य दोनों में उपस्थित होता है आरएनए, और डीएनए केवल गुणसूत्रों में ही होगा। यानी गुणसूत्र कहाँ होते हैं? केंद्रक में। स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। ले लिया? अब हम बात करेंगे केंद्रिका की। केंद्रिका, केंद्रिका केंद्रक के अंदर होती है एक या दो आरएनए तथा प्रोटीन इसमें उपस्थित होता है। राइबोसोम बनाने के लिए राइबोसोमल आरएनए का संश्लेषण होता है इसमें, निर्माण। और केंद्रक के कार्य देखो जरा क्या है। हमने चारों पार्ट पढ़ लिए इसके केंद्रक के। अब इसके कार्य देखो। नंबर 1, कोशिका में होने वाली सभी जैविक क्रियाओं का नियंत्रण। इसलिए हम इसे कहते हैं कोशिका का कंट्रोल रूम। यह बात ध्यान रखना कि केंद्रक का कार्य होता है कोशिका में जितनी भी जैविक क्रियाएं होती हैं उन्हें सबको कंट्रोल करने का काम करता है। इसलिए हम केंद्रक को कोशिका का कंट्रोल रूम या नियंत्रण कक्ष कहते हैं। ठीक है। नंबर 2, आनुवांशिक पदार्थ उपस्थित होने के कारण लक्षणों की वंशागति के लिए भी यही जिम्मेदार है। मतलब माता पिता के लक्षण संतान में जो जाते हैं ना, वो जाते हैं जीन्स की वजह से। और जीन्स क्या होते हैं? डीएनए का एक हिस्सा। और डीएनए कहाँ पाया जाता है? केंद्रक में। तो केंद्रक की ही जिम्मेदारी है आनुवांशिक लक्षणों की वंशागति करने की, वही उत्तरदायी है। लिखा हुआ है आनुवांशिक पदार्थ उपस्थित होने के कारण लक्षणों की वंशागति के लिए उत्तरदायी। नंबर 3, कोशिका विभाजन के लिए उत्तरदायी। कोशिका विभाजन में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है केंद्रक का, क्योंकि वे जो गुणसूत्र है ना, वे बढ़ते हैं संतति कोशिकाओं में। ठीक है बेटे, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। ले लिया? चलो कोशिका विभाजन की प्रक्रिया देख लो एक बार। कोशिका विभाजन की प्रक्रिया दो प्रकार से होती है। एक तो होता है सूत्री विभाजन, और एक होता है अर्धसूत्री विभाजन। सूत्री विभाजन को समसूत्री विभाजन भी कहते हैं हम। देखो इसमें कितने गुणसूत्र हैं? 4। तो इससे जो संतति कोशिकाएं बनी, यानी डॉटर सेल, इसमें भी 4 हैं, इसमें भी 4 हैं, बराबर हैं बिल्कुल। और जबकि यहाँ देखो अर्धसूत्री विभाजन में 4 थे, 1 2 3 4, इसमें 2 और इसमें 2 हो गए। आगे फिर इनमें 2 ही हैं। यानी एक तो बात आप नोट कर रहे कि गुणसूत्रों की संख्या समान है। संतति कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका के बराबर है, और इसमें संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका से आधी होगी। एक देख रहे होंगे इसमें एक स्टेप में हुआ विभाजन, इसमें 2 स्टेप में हुआ, पहले यहां से यहां फिर यहां से यहां। तो सूत्री विभाजन ये वृद्धि हेतु होता है। जब कोशिकाएं वृद्धि करती हैं ना, संख्या में बढ़ेंगी, तो उस समय सूत्री विभाजन होता है। जबकि अर्धसूत्री विभाजन होता है युग्मक निर्माण हेतु। युग्मक का मतलब निषेचन करने के लिए युग्मक की आवश्यकता होती है। यानी निषेचन करना तो युग्मक चाहिए, और युग्मक चाहिए तो युग्मक बनेंगे अर्धसूत्री विभाजन से। नंबर 2, प्रत्येक संतति कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका के समान होती है। देखो 4 4 4, और प्रत्येक संतति कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका से आधी होती है। 4 2 2 2 हैं सब में, देख लो। यह है अर्धसूत्री, जब ही तो कहा आधे रह गए गुणसूत्र। अर्धसूत्री विभाजन माने गुणसूत्र रह गए आधे, एक पद में पूरा हो जाता है समसूत्री या सूत्री विभाजन। देखो, और ये 2 पद में पूरा हो रहा। देखो 2 स्टेप है, दिस इससे ये और फिर इससे ये। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। ले लिया? चलो आगे चलते हैं। अब हम थोड़ा सा चित्रों का अध्ययन करेंगे पादप कोशिका और जंतु कोशिका। यह तो हमारी पादप कोशिका है, प्लांट सेल, और यह है जंतु कोशिका। अंतर देखो बेटे, पादप कोशिका की खासियत पहली तो यह है कि इसमें बाहर की तरफ कठोर कोशिका भित्ति होती है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती। ठीक है।
दूसरी खासियत यह है कि पादप कोशिका में केंद्रक एक किनारे पर हट जाता है, जबकि जंतु कोशिका में केंद्रक रहता है बीच में। अब ये किनारे पर क्यों हटा? क्योंकि वनस्पति कोशिका या पादप कोशिका में एक बड़ी रिक्तिका होती है जिसने केंद्रक को साइड में धक्का दे दिया, और इसमें रिक्तिका है नहीं कोई बड़ी, इसलिए कोई दिक्कत ही नहीं है इससे। ठीक है, समझ में आ रही बात? दूसरे बाकी सारे अंग स्टडी करेंगे हम। देखो, ये है कोशिका द्रव्य जो इसके अंदर भरा हुआ है। हरित लवक, ये हरित लवक बना रखे हैं। क्या है हरित लवक? राइबोसोम, ये दाने दाने से जितने भी दिखाई दे रहे हैं सारे क्या है? राइबोसोम। ये जो चप्पल सी आपको दिखाई दे रही है कि ये चप्पल सी दिखाई दे रही है कि ये चप्पल सी दिखाई दे रही है, क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। और बाहर की तरफ क्या है? कठोर आवरण, कोशिका भित्ति। ठीक है, और अंदर जो सॉफ्ट होगा, ये अंदर का जो सॉफ्ट सा कवर होगा उसे कहते हैं प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका कला। और ये केंद्रक के चारों तरफ जो लेयर होती है इसे कहते हैं केंद्रक झिल्ली या केंद्रक कला। ये जो पड़े हुए देखो, ये चट्टे से अलग केंद्रक से दूर पड़े हुए गाल्जी उपकरण है। ये बड़ा सा जो बन रहा है यहाँ, ये केंद्रक है। ठीक है, और ये हरित लवक है। हरित लवक, ये भी हरित लवक है, जहां जहां हरे हरे ऐसे थाइलेकॉइड के चट्टे लगे हुए अंदर, हरित लवक। और जो केंद्रक से जुड़ी हुई है नलियां सी हैं, इन्हें कहते हैं अंतः प्रद्रव्य जालिका या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये लाइसोसोम भी हैं, देखो यहाँ अंतः प्रद्रव्य जालिका के बराबर में लाइसोसोम। अंतः प्रद्रव्य जालिका दो तरह की होती है। ये सारी चीजें हैं बेटे किसमें? पादप कोशिका में। अब जंतु कोशिका की बात करो, जंतु कोशिका में भी ये सारी चीजें होंगी, कुछ चीज नहीं होंगी। एक तो हरित लवक नहीं होने का, इसमें कोई सा भी लवक नहीं होने का, प्लास्टिड। पढ़ लो चलो। गोल्जी उपकरण, हाँ है, ये रे गोल्जी उपकरण है। अंतः प्रद्रव्य जालिका है, ये जो इससे जुड़ी हुई ना ये सारी केंद्रक के चारों तरफ ये नलियां सी हैं, ये अंतः प्रद्रव्य जालिका है। केंद्र की यह झिल्ली केंद्रक का कवर है, केंद्रक है। कोशिका द्रव्य ये है। खुरदुरी अंतः प्रद्रव्य जालिका में दाने वाली होंगी। माइटोकॉन्ड्रिया, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये भी माइटोकॉन्ड्रिया है, ये भी माइटोकॉन्ड्रिया है, ये भी माइटोकॉन्ड्रिया है। राइबोसोम, ये दाने दाने से हैं जो राइबोसोम है। लाइसोसोम मोटे मोटे से दाने हैं, ये लाइसोसोम है। तारक केंद्रक ये है, विभाजन के समय इस्तेमाल होता है, बड़ी कक्षाओं में पढ़ोगे। प्लाज्मा झिल्ली का मतलब कोशिका कला। इसमें कोशिका भित्ति नहीं है, ना इसमें हरित लवक है, ना इसमें बड़ी रिक्तिका है। और भी बहुत सारी चीजों का अंतर हम पढ़ेंगे। कुल मिला के बात यह है कि ये चित्र आपको बनाने आने चाहिए। एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो इस तरह का आएगा कि केवल नामांकित चित्र बना दो पादप कोशिका या वनस्पति कोशिका का। स्क्रीनशॉट ले लो आप, पहले ले लिया? चलो अब अंतर देखते हैं। चलो, अंतर से आपको ज्यादा स्पष्ट हो जाएंगी ये सारी बातें। एक तरफ है पादप कोशिका यानी प्लांट सेल, एक तरफ है जंतु कोशिका यानी एनिमल सेल। कोशिका भित्ति होती है, पादप कोशिका में तो होती है, कोशिका भित्ति नहीं होती, जंतु कोशिका में नहीं होती। कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में होती है। नंबर 2, एक बड़ी रसधानी होती है। इसमें बड़ी रसधानी या वैक्यूल होगी, छोटी छोटी धानियां होंगी इसमें जंतु कोशिका में यदि हुई। लवक होते हैं जैसे वर्णी लवक, हरित लवक, ठीक है, अवर्णी लवक। इसमें लवक नहीं होते जंतु कोशिका में, हमारे अंदर तो लवक की आवश्यकता नहीं है। सेंट्रोसोम व सेंट्रियोल अनुपस्थित। जो पादप कोशिका है ना तो उसमें सेंट्रोसोम होता है ना तो सेंट्रियोल, और सेंट्रोसोम व सेंट्रियोल इसमें होते हैं जंतु कोशिका में। तारक केंद्रक कहा था ना आपने। नंबर 5, गोल्जी काय कम विकसित। जो पादप कोशिका है उसका गोल्जी काय कम विकसित होता है, और यहाँ गोल्जी काय पूर्ण विकसित होता है। गोल्जी काय क्या होता है? पूर्ण विकसित। नंबर 6, भोजन मंड यानी स्टार्च के रूप में एकत्रित होता है पादप कोशिका में, और यहाँ भोजन ग्लाइकोजन के रूप में एकत्रित होता है। किसमें? जंतु कोशिका में। ग्लाइकोजन ग्लूकोज से बनने वाला एक पदार्थ होता है, इसे पढ़ेंगे हम, ग्लूकोज से बनने वाला एक पदार्थ। नंबर 7, कोशिका विभाजन के समय कोशिका प्लेट का निर्माण होता है पादप कोशिका में, और इसमें बेटे कोशिका प्लेट का नहीं, खांच का निर्माण होता है। कोशिका विभाजन के समय खांच का निर्माण होता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। ले लिया? चलो अब हम बहुत बढ़िया बात सीखने जा रहे हैं। वैसे तो ये बातें सिखा दी मैंने, फिर भी मैं आपको एक बार दोबारा बता रहा।
यहाँ तो लिखे हुए हैं कोशिकांग और यहाँ लिखे हुए हैं उसका कार्य उस कोशिकांग का। जैसे कोशिका भित्ति का काम क्या है? पादप कोशिका को एक निश्चित आकार, पादप के शरीर को ढांचा, दृढ़ता प्रदान करना। मतलब कोशिका को निश्चित आकार देना, पादप के शरीर को का ढांचा तैयार करना, यानी स्केलेटन, कंकाल, एक निश्चित आकृति देना पूरे प्लांट की बॉडी को, दृढ़ता प्रदान करना, यह काम होता है कोशिका भित्ति का। प्लाज्मा झिल्ली, हालांकि कोशिका भित्ति का मैंने काम पहले भी बता दिया आपको। प्लाज्मा झिल्ली जिसे आप कोशिका कला कहते हो, इसका पहला काम क्या है? जीव द्रव्य की बाह्य आकृति बनाना और उसे एक सीमा तक बांधे रखना, एक सीमा में बांधे रखना कि बाहर ना निकल के भाग जा कुछ। ये कवर ही तो है प्लाज्मा झिल्ली कोशिका का। नंबर 2, पदार्थों के आदान प्रदान पर नियंत्रण करना, ये 2 काम है। तीसरा है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER। इसका पहला काम है कोशिका द्रव्य को अवलंबन प्रदान करना, अवलंबन माने सहारा, सहारा प्रदान करना, तो इसका काम है ही। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंदर केंद्रक से बाहर कोशिका कला तक फैले हुए होते हैं। नंबर 2, बाहर से कोशिका अंगों को पदार्थों का आदान प्रदान, पदार्थों का आदान प्रदान होता है, कोशिका अंगों को पदार्थों का आदान प्रदान करती है, केंद्रक में भी भेजती है सामान, कुछ पदार्थों को। स्क्रीनशॉट लो, ले लिया? चलो अब अगला है माइटोकॉन्ड्रिया। पता है ना माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य बहुत इंपॉर्टेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया का काम है जैविक कार्यों के लिए ऊर्जा प्रदान करना, इसीलिए तो कहते हैं इसे कोशिका का पावर हाउस। नंबर 5, राइबोसोम का काम क्या है? प्रोटीन का संश्लेषण करना। गोल्जी काय का काम क्या है? प्रोटीन व एंजाइम को इकट्ठा करके रखना, कोशिकाओं में स्राव उत्पन्न करना, सिक्रीशन। लाइसोसोम का काम क्या है? जंतु कोशिका में जीवाणु व अपशिष्ट पदार्थों का भक्षण करना। ठीक है, पढ़ा था ना लाइसोसोम, सुसाइडल बैग। उसके बाद सेंट्रोसोम, प्राणी कोशिका में कोशिका विभाजन के समय तर्कु निर्माण में सहायक। स्क्रीनशॉट ले लिया? उसके बाद है हमारे पास लवक, लवक या प्लास्टिड्स। हरित लवक द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से भोजन का निर्माण होता है। वर्णी लवक द्वारा पुष्प व फलों को रंग प्रदान करा जाता है। अवर्णी लवक द्वारा भोजन का संग्रहण किया जाता है। और लास्ट है हमारा केंद्रक। केंद्रक का काम आपको पता ही है, सभी जैविक क्रियाओं पर नियंत्रण करना, इसे कहते हैं कंट्रोल रूम। स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, ले लिया स्क्रीनशॉट? ले लिया? एक मिनट, ले लिया स्क्रीनशॉट? ठीक है, तो बेटे ये हमारा चैप्टर हो चुका है बिल्कुल कंप्लीटली कंप्लीट। इसके बाद जो अगला लेक्चर आएगा वो अगले चैप्टर का 1 शॉर्ट वीडियो आएगा क्लास 9th का। और मैं बार बार इस बात को कहता रहता हूँ कि आपको एक बात का ध्यान रखना चाहिए, यदि आप क्लास 9th में हो, 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो, BSc में हो और आपको बायोलॉजी है आपके पास, तो आपको कक्षा 9 और 10 के इन चैप्टर्स को और केमिस्ट्री के चैप्टर्स के 1 शॉर्ट वीडियो जरूर देख लेने चाहिए, जिससे आपके बेसिक क्लियर हो जाएं और मजबूत हो जाएं और एक फास्ट रिवीजन भी हो जाए। ठीक है बेटे, बस मेहनत और ईमानदारी से पढ़ाई करते रहो और अपने हैंड रिटन नोट्स बनाते रहो। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।